चैप्टर 76 फेट 1। आह, ये कौन आ गया? अरे, ये तो वही ट्रियो है ना। कल ही लगता था तुम तीनों नेसन सोल्स केज पर थे और आज इतना आगे बढ़ गए हो। मैड लॉर्ड! व्हाइट बोन गोस्ट डेविल की आंखें फैल जाती हैं। उसके शरीर से काली गोस्टली एनर्जी छिटककर चारों तरफ फैल जाती है। उसकी तीखी गरज से चारों दिशाएं कांप उठती हैं, जैसे आसमान और जमीन दोनों हिल गए हों। तुम 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 हे, असेंशन गेट के बिल्कुल सामने इतना बदतमीजी वाला सीन बनाना जरूरी है क्या? वैसे भी वो बुढ़ा भी नहीं चाहेगा कि असेंशन गेट खुलने से पहले कोई बेकार का हंगामा हो। जब व्हाइट बोन गोस्ट डेविल भड़क कर आगे बढ़ने ही वाला होता है, जिन ब्योक हो और सर चैंग हो उसके कंधों को पकड़कर उसे रोक लेते हैं। मैड लॉर्ड हल्की सी हंसी के साथ उन्हें देखता है, फिर अपनी कठपुतली से नीचे कूदकर सीधा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी बात सही है। इस शुभ समय पर, जब स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं, मैं बेकार का झगड़ा नहीं चाहता। इसलिए अगर तुम वो मॉर्टल्स मुझे सौंप दो तो मैं बस यहीं से चला जाऊंगा। उसके शब्दों पर तीनों हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स ठंडी हंसी हंसकर हमारे आगे आ खड़े होते हैं, उसका रास्ता रोककर। जिन ब्योक हो मैडलॉर्ड की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, माफ करना, लेकिन इन सब में कल्पना से परे प्रतिभा है, उन्हें सौंपना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा लालच मत दिखाओ बुढ़े। तुम पहले ही हमारी नेदर क्रॉसिंग शिप का कोर ले चुके हो, अब और क्या चाहिए? ये सुनकर मैडलॉर्ड हंस पड़ता है और अपनी दाढ़ी सहलाता है। आह, हाँ, वो पावर सोर्स जो मैंने तुम्हारे पेट से निकाला था, वो कमाल का काम कर रहा है। मैंने उसे मॉडिफाई करके उसके दिल के रूप में लगा दिया है। तुम्हारी ब्लैक गोस्ट वैली की वजह से वो और ज्यादा पूरी हो गई है। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। व्हाइट बोन गोस्ट डेविल का पीला चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुमने नेदर क्रॉसिंग शिप का पावर सोर्स एक सिर्फ कठपुतली में लगा दिया। वो पावर सोर्स जो एक बड़े सेक्ट की सारी ड्रैगन वेन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, एक कठपुतली में? सिर्फ कठपुतली? मैडलॉर्ड का चेहरा सख्त हो जाता है। दोबारा कह के दिखाओ। वो कोई कठपुतली नहीं है, वो जिंदा है। वो एक पूरी हस्ती बनेगी। वो मेरी जिंदगी का सब कुछ है। अगर चाहोगे तो मैं तुम्हारी बाकी नेदर क्रॉसिंग शिप्स भी तोड़ दूंगा। कूंग! मैड लॉर्ड अपने सीने से एक लकड़ी का बॉक्स निकालकर जमीन पर फेंक देता है। बॉक्स तुरंत बड़ा होकर उसके साइज का हो जाता है। वो अपना हाथ उस बड़े लकड़ी के बॉक्स के ढक्कन पर रख देता है। स्टोरेज डिवाइस? उस बॉक्स से वही स्पिरिचुअल एनर्जी का उतार चढ़ाव आ रहा था, जैसे आम स्टोरेजेस से आता है, पर साथ ही उसमें कुछ अलग ही भार महसूस होता है, जैसे इसमें आम स्टोरेज से कई गुना ज्यादा चीज भरी हो। क्रीक! जैसे ही मैडलॉर्ड ढक्कन उठाने ही वाला होता है, मैडलॉर्ड, इसे खोलना बेहतर नहीं होगा। चैक! व्हाइट बोन गोस्ट डेविल अपनी कमर से लटके स्टोरेज डिवाइस को खोलता है। उसमें से काली अंधकार फूट पड़ती है और कुछ बेहद विशाल चीज बाहर निकल आती है। क्वांग! हवा में वो चीज आकार ले लेती है और एक भयानक दरवाजे में बदल जाती है, लगभग 10 मीटर ऊंचा, जो हमारे पीछे धरती पर आकर टिक जाता है। दरवाजे पर एक विशाल गोस्ट किंग की मूर्ति बनी हुई है। क्रीक! गोस्ट किंग का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर गहरा अंधेरा है और समुद्री हवा जैसी नमकीन महक बाहर निकलती है। छलौंग छलौंग! ऐसा लगता है जैसे दरवाजे के अंदर पूरा स्पेस पानी से भरा हो। छप छप की आवाज आ रही है। मैं ध्यान से अंदर झांकता हूँ और मेरी सांसें अटक जाती हैं। दरवाजे के अंदर एक काले समुद्र के ऊपर 2 विशाल युद्ध नौकाएं तैर रही हैं, जिनसे हल्की गोस्टली और इन एनर्जी निकल रही है। नेदर क्रॉसिंग शिप्स। अंधेरा होने के बावजूद उन दोनों शिप से निकलने वाली ठंडी सी गोस्टली एनर्जी मेरी पिछली जिंदगी में देखी हुई टूट फूट चुकी शिप से काफी ज्यादा भयानक थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन शिप्स के अंदर से मुझे व्हाइट बोन गोस्ट डेविल जैसे ही ऑरा वाले जीवों की मौजूदगी भी महसूस होती है। तो ये बात सच थी,
अपना पूरा सेक्ट कंप्रेस फॉर्म में लाने वाली। व्हाइट बोन गोस्ट डेविल मैडलॉर्ड की तरफ घूर कर गरजता है। अगर तुमने वो खोला तो मैं इसे यहीं युद्ध की घोषणा समझो। मैं चेतावनी दे रहा हूं, इसे मत खोलो। पर मैडलॉर्ड बस एक गहरी नज़र से व्हाइट बोन गोस्ट डेविल को देखता है और ढक्कन थोड़ा और उठा देता है। इससे सर चैंग हो और जिन ब्योक हो दोनों के चेहरे सख्त हो जाते हैं। मैडलॉर्ड, गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट भी तुम्हें चेतावनी देता है, इसे मत खोलो। तुम चाहे एक आदमी की सेना हो, क्या तुम हम सब का सामना कर सकते हो? मैं चैंग हो भी चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उन चीज़ों को बाहर निकाला तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या तुम पूरे असेंशन पाथ को तबाह करना चाहते हो? क्रैकल, बिजली सी ऊर्जा जमा होने लगती है और उस बिजली के बीच एक छोटा सा राजमहल का मॉडल उभर आता है। उस राजमहल के अंदर से कई मौजूदगियों का एहसास होता है। साथ ही सर चैंग हो अपनी कमर से एक स्क्रोल निकालकर खोलता है। स्क्रोल हवा में तैरता है और खुद ब खुद खुल जाता है, जिसमें एक पूरा लैंडस्केप पेंटिंग नजर आती है। उस पेंटिंग के अंदर से भी अनेक मौजूदगियों का एहसास होता है। मैडलॉर्ड शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, बॉक्स का ढक्कन और ज्यादा उठ जाता है। साले, क्या तुम सच में हम सब के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझते, या तुम हमें बहुत कम समझ रहे हो? रंबल रंबल, साफ आसमान में काले बादल जमा होने लगते हैं। धरती और आसमान दोनों कांप उठते हैं। तीनों हेवनली बीइंग्स अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ देते हैं, मैड लॉर्ड पर भयानक दबाव डालते हैं। पर मैड लॉर्ड उनकी भारी ऑरा के नीचे भी शांत खड़ा रहता है। तुम पूछते हो क्या मैं अपनी जिंदगी की कीमत करता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा दिल तो कब का मर चुका है, जीने को बचा ही क्या है? बेहतर होगा मुझे और ना उकसाओ और मॉर्टल्स को यहीं छोड़ दो। जल्दी से असेंशन गेट की तरफ बढ़ो। तुम लोग मुश्किल से मेरी सेक्ट की एक नेदर क्रॉसिंग शिप तोड़ पाए थे और उस वक्त भी भागकर जान बचाई थी। अब जब गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट और हेवन क्रिएशन सेक्ट दोनों साथ हैं, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हम तीनों सेक्ट मिलकर भी तुमसे कमजोर हैं? हाँ, उस वक्त तुम लोगों को पूरी तरह मिटा देना और सिर्फ एक छोटी सी सीख देकर छोड़ देना, ये मेरी दया थी। क्या तुम्हें तब ये समझ नहीं आया? और याद रखो, वो मेरा सबसे कमजोर पल था। अगर तुम मुझे सच में रोकना चाहते थे तो उसी वक्त मिलकर आना चाहिए था। अब जब उसका दिल पूरा हो चुका है तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है मुझे फेस करना। अच्छे से सोच लो। क्रीक। मैड लॉर्ड बॉक्स का ढक्कन फिर से थोड़ा और उठा देता है। उसी पल बॉक्स की तुम लोग मुश्किल से मेरी सेक्ट की एक नेदर क्रॉसिंग शिप तोड़ पाए थे और उस वक्त भी भागकर जान बचाई थी। अब जब गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट और हेवन क्रिएशन सेक्ट दोनों साथ हैं, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हम तीनों सेक्ट मिलकर भी तुमसे कमजोर हैं? हाँ, उस वक्त तुम लोगों को पूरी तरह मिटा देना और सिर्फ एक छोटी सी सीख देकर छोड़ देना, ये मेरी दया थी। क्या तुम्हें तब ये समझ नहीं आया? और याद रखो, वो मेरा सबसे कमजोर पल था। अगर तुम मुझे सच में रोकना चाहते थे तो उसी वक्त मिलकर आना चाहिए था। अब जब उसका दिल पूरा हो चुका है तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है मुझे फेस करना। अच्छे से सोच लो। क्रीक। मैड लॉर्ड बॉक्स का ढक्कन फिर से थोड़ा और उठा देता है। उसी पल बॉक्स के अंदर से कई तरह की स्पिरिचुअल एनर्जीज फूट पड़ती हैं। तीनों हेवनली बीइंग्स का शरीर सख्त हो जाता है और वो मैड लॉर्ड को घूर कर देखते हैं। और फिर स्वुश, अचानक हमारे चारों तरफ बारिश होने लगती है। उसी वक्त डेप्यूटी मैनेजर ओ हैसियो का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। रंबल रंबल, हेवनली बीइंग्स और मैड लॉर्ड के बीच टकराती ऑरा की वजह से पहले ही काले बादल जमा हो चुके थे, पर अब उनका बहाव और तेज हो जाता है। क्या आज ही उसकी पावर अवेकन हो गई?
मैं हैरान रह जाता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। ये तो प्लान से भी एक दिन पहले हो गया। उसी वक्त तीनों हेवनली बीइंग्स और मैड लॉर्ड सबकी नज़र डेप्यूटी मैनेजर ओ हेसियो पर टिक जाती है। ओह, ये क्या है? काफी इंटरेस्टिंग ब्लड लाइन लग रही है। मैड लॉर्ड की आंखें चमक उठती हैं जब वो अपनी दाढ़ी सहलाता है। तीनों हेवनली बीइंग्स भी डेप्यूटी मैनेजर ओ को उत्सुकता से देखने लगते हैं। मेरे लिविंग पपेट्स की एनर्जी पर रिएक्ट कर रही है? समझा। सी ड्रैगन ट्राइब के रॉयल फैमिली से बनी एक पपेट है। क्या ये उस पपेट की ब्लड लाइन पर रिएक्ट कर रही है? हाँ, इसे डाइसेक्ट करने का मन हो रहा है। मैड लॉर्ड मुस्कुराते हुए डेप्यूटी मैनेजर ओ हेसियो की तरफ एक कदम बढ़ाता है। तुरंत तीनों हेवनली बीइंग्स अपनी ऑरा बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई भी तुम्हें एक भी इंसान सौंप देगा, मैड लॉर्ड? अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं यहाँ मौजूद सबको मारकर लिविंग पपेट्स बना दूंगा। क्रीक। मैड लॉर्ड बॉक्स का ढक्कन और ऊपर उठाता है। तीनों हेवनली बीइंग्स के चेहरे गुस्से से और भी बिगड़ जाते हैं। उनकी ऑरा ही ऐसी लग रही थी जैसे आसमान और धरती को तोड़ डालेगी। तभी क्रैश! आसमान में बिजली चमकती है और एक नई शख्सियत अचानक बैटलफील्ड में प्रकट होती है। नीले बालों वाला एक जवान आदमी नीले वस्त्रों में। उसके माथे पर एक छोटा सा सींग गतला हुआ है और उसके आसपास एक शांत गहरी ऑरा फैली हुई है। आसमान और धरती में कुछ कुछ खिंच रहा था, मेरी ब्लड लाइन को बुला रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। पर ये नहीं सोचा था कि यहाँ पहचाने हुए चेहरे मिलेंगे। काफी वक्त बाद मिले गोल्डन हेवनली थंडर सेक्ट मास्टर, ब्लैक गोस्ट वैली के एल्डर, हेवन क्रिएशन सेक्ट लीडर, और मैड लॉर्ड भी यही हैं। आते हुए हवा ने बताया कि आप तीनों और इनके बीच तनाव चल रहा है। क्या मैं बीच बचाव कर सकता हूँ? इस शुभ समय पर असेंशन पाथ पर लड़ाई ये आप में से किसी को भी नहीं चाहिए, खासकर आपको मैड लॉर्ड। असेंशन पाथ तोड़ने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना उस चीज को बंद कर दिया जाए। सेहुवेल के आते ही मैड लॉर्ड थोड़ा मजाक भरी मुस्कान दिखाता है, जबकि तीनों हेवनली बीइंग्स खुश नजर आते हैं। हा, अगर सम्माननीय सेहुवेल कह रहे हैं तो बात भरोसेमंद ही होगी। हाँ, सेहुवेल ने कई झगड़े सुलझाए हैं और शांति स्थापित की है। हमें उम्मीद है आप उस बुढ़े को भी शांत रहने की सलाह देंगे। मैं भी सेहुवेल को भरोसेमंद मानता हूँ। जिन भ्यक हो, व्हाइट बोन गोस्ट डेविल और सर चैंग हो तीनों विश्वास के साथ सेहुवेल का अभिवादन करते हैं, पर मैड लॉर्ड ठंडी व्यंग्य भरी हंसी हंसता है। फूहू, क्या वो झगड़ों को सुलझाता है और शांति लाता है? पूरे महाद्वीप पर फूट और साजिश फैलाने वाला वही है। क्या तुम सब दिमाग से पैदल हो? सेहुवेल पर आरोप मत लगाओ मैड लॉर्ड, तुम्हारी तरह भरोसे के बिना नहीं है वो हमेशा से झगड़ों को सुलझाते आए हैं। तुम सब अपनी अपनी सेक्ट के चक्कर में अंधे हो गए हो। सच देखना है तो मेरी तरह आजाद घूमना पड़ता है। क्या वो भोला और महान लगता है? वो टूटा हुआ आदमी है, एक मोटा सा मास्क पहने रखता है, अपनी असली शक्ल छुपाकर, यहाँ तक कि मैं भी उसे पूरी तरह नहीं देख पाता। हाँ, क्या हर किसी का थोड़ा बहुत अपने जज्बात छुपाना नेचुरल नहीं है? तुम जवान हो इसलिए नादान हो, या अभी टूटे नहीं हो। तुम कुछ नहीं जानते। सिर्फ टूटे हुए दिल वाले ही कुछ सच समझते हैं। मैं भी टूटा हुआ हूँ, इसलिए अपनी जात को पहचान लेता हूँ। वो एक राक्षस है, मुझसे भी ज्यादा टेढ़ा और सड़ा हुआ। सेहुवेल, क्या तुम्हें लगा तुम्हारा मास्क सबको धोखा दे देगा? मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारी तरह टूटा हुआ हूँ। सेहुवेल, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल मर चुका है, उसे मास्क में बंद करने से दर्द कम नहीं होगा। क्या मेरी तरह आज़ाद जीना बेहतर नहीं? हाँ, मैंने अपने दिल के मुताबिक जिया हूँ, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं। ऐसी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना? अपने दिल के पीछे चलकर तुमने जो दर्द और संघर्ष फैलाया है, तुम धीरे धीरे एक राक्षस बन रहे हो। सोच समझ कर फैसले करना। सेहुवेल बिना चेहरा बदले सिर्फ मुस्कुराता रहता है।
सलाह के लिए धन्यवाद ओल्ड मैन। तुम मुझसे बड़े हो और मुझे ओल्ड मैन कह रहे हो, कितनी कपट भरी बात है। जिंदगी में जो सिखाए उसे गुरु मान लेना गलत थोड़ी है। व्हाइट बोन गोस्ट डेविल उन दोनों की बातों पर ठूस सा अंदाज में हंसता है। सेहुएल, आपका भी क्या ही नसीब है, इतने महान व्यक्ति पर यह सिनाइल राक्षस आरोप लगा रहा है। दिल की बीमारी? असल में बीमारी तो इस पागल बुढ़े के दिल में है। ये एक पागल है जो अपनी बकवास सोच से नॉर्मल लोगों को पपेट्स बना देता है। बकवास नहीं, बेवकूफ। मैंने दुनिया के एक सिद्धांत को समझा है और उसे अमल में लाने के लिए दूसरों को इवॉल्व किया है। व्हाइट बोन गोस्ट डेविल नफरत भरी नजर से मैड लॉर्ड को देखता है, फिर बहस छोड़कर सेहुएल की तरफ मुड़ता है। मुझे उस पागल बुढ़े से और झगड़ा नहीं चाहिए। सेहुएल, कृपया बीच बचाव कीजिए। समझा। ओल्ड मैन और तुम तीनों, क्या ये विवाद असल में उन मॉर्टल्स को लेकर है? हाँ, हमने उन्हें पहले पाया था, इसलिए उन्हें शिष्य बनाने का अधिकार हमारा है, पर ये नीच बुढ़ा बार बार हमें निकालने को कह रहा है। क्या तुम सच में उन बच्चों को सही तरीके से सिखा पाओगे? खासकर उस लड़की को जिसका कॉन्शियसनेस बेहद विशाल है, उसे सिर्फ मैं ही सबसे अच्छा सिखा सकता हूँ। और जहाँ तक सवाल है उस औरत का जो सी ड्रैगन ट्राइब की शक्ति से हवा और बारिश को नियंत्रित करती है, तुम एक स्पिरिचुअल बीइंग होते हुए उसे सबसे बेहतर सिखा सकते हो। मैड लॉर्ड पहले मैनेजर किम की तरफ यानी खुद को बताते हुए फिर डेप्यूटी मैनेजर ओ की तरफ इशारा करता है। क्या बकवास है। हमारी अज्योर गोस्ट वैली के पास किसी भी एलिमेंट के मेथड्स की कमी नहीं है। तुम्हें पता है हमारी सेक्ट का इतिहास कितना पुराना है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी ब्लैक गोस्ट वैली कितनी पुरानी है। मुझे पता है तुम्हारे पास टेक्निक्स की कमी नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे पास एक सही गुरु है? खासकर कॉन्शियसनेस के मामले में मैंने कई तरीकों से कई जगहों पर कॉन्शियसनेस से जुड़ी टेक्निक सीखी हैं। उस पर मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा सिखा सकता हूँ। सेहुवेल शांत लहजे में बोलता है। सबसे पहले मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर अभी इसी वक्त तुम हर सेक्ट में 2-2 और लोग जोड़ दो तो क्या तुम स्पेशल प्रेशर झेल पाओगे? तीनों हेवनली बीइंग्स के चेहरों पर चिंता आ जाती है। सेहुवेल बात जारी रखता है। मेरा अंदाजा है कि इस बार तुम सब ने अपनी सेक्ट्स को असेंड कराने में पूरी ताकत झोंकी है। हर सेक्ट के बिल्डिंग या शिप के अंदर चुने हुए डिसाइपल्स एल्डर्स के नेतृत्व में स्पेशल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। हाँ, एक और व्यक्ति जोड़ना ठीक रहेगा क्योंकि तुम उसका प्रेशर झेल सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा जोड़ने पर फॉर्मेशन बिगड़ सकती है और असेंड फेल होने का रिस्क बढ़ जाएगा। खासकर जब तुम असेंशन गेट के सबसे बड़े ओपनिंग के दौरान असेंड कर रहे हो तो फेलियर बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। सेहुवेल की शांत व्याख्या सुनकर तीनों हेवनली बीइंग्स के चेहरों पर पछतावा सा उभर आता है। लेकिन ये सच है कि इन इंसानों को पहले तुम तीनों ने ही ढूंढा था? इस बात को तुम मानते हो ना ओल्ड मैन? मुझे पता है तुम्हारी लॉजिक आम लोगों से अलग है, लेकिन तुम्हारी लॉजिक में भी समय का क्रम नहीं बदलता। मैड लॉर्ड हंसकर सेहुवेल की बात पर सिर हिला देता है। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये सही है। तो फिर क्या ये ठीक नहीं होगा कि ओल्ड मैन तुम तीनों को उचित मुआवजा दे? आखिरकार एक तरह से ओल्ड मैन वो खजाना छीन रहा है जो तुमने ढूंढा था, इसलिए कॉम्पेंसेशन मिलना न्याय संगत है। ये सुनते ही तीनों हेवनली बीइंग्स के चेहरे चमक उठते हैं। बिल्कुल सही कहा सेहुवेल, तुम सच में एक न्यायप्रिय निर्णायक हो। बेहतरीन जवाब। सी ड्रैगन ट्राइब का भविष्य उज्जवल है। लेकिन मैड लॉर्ड की आंखों में चमक आ जाती है जब वो बॉक्स का ढक्कन और ऊपर उठाता है। लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो? ये सुनकर सी ड्रैगन किंग के माथे पर शिकन आ जाती है, जैसे उसे सरदर्द हो रहा हो, और तीनों हेवनली बीइंग्स के चेहरे टेढ़े हो जाते हैं। मैं किसी सेक्ट से संबंधित नहीं हूँ और मेरे साथ ले जाने के लिए कोई जीव भी नहीं है, इसलिए मुझ पर लगभग कोई स्पेशल प्रेशर नहीं पड़ता। मैं यहीं तुम सबको और तुमने चुने हुए उन विशेष शरीर वाले लोगों को सबको मार कर पकड़ सकता हूँ, डाइसेक्ट कर सकता हूँ और अपनी दुनिया के लिए इवॉल्व कर सकता हूँ। मुझे बातचीत करने की क्या ज़रूरत है? इस पर सी ड्रैगन किंग गहरी सांस लेता है। कूम। उसके इर्द गिर्द हवा चलने लगती है। मैंने अपनी तरफ से सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है।
अगर तुम अब भी इसे नज़रअंदाज करोगे तो सी ड्रैगन ट्राइब और मैं तीनों सेक्ट्स के साथ मिलकर ओल्ड मैन पर हमला करेंगे और उन मेरे लोगों के शरीर वापस लेंगे जिन्हें तुमने पहले अपहरण किया था। अपने लोगों की चिंता दिखाने का नाटक सिर्फ इसलिए ताकि तुम मॉरल हाई ग्राउंड ले सको? क्या ये सिर्फ अपनी दलील मजबूत करने की तैयारी नहीं? कुछ पल के लिए सेहोवेल और मैड लॉर्ड एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर मैड लॉर्ड मुस्कुराकर बॉक्स बंद कर देता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। सिर्फ तुम तीनों होते तो बात का पता नहीं, लेकिन ड्रैगन किंग के साथ मैं शायद सच में हार जाता। मुझे इस बार असेंड करना है और उसे पूरा करना है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रस्ताव मान लेता हूँ। मैं उसे अपनी शिष्या बनाऊंगा। कॉम्पेंसेशन बाद में तय होगा। मैं उसके सामने कसम खाता हूँ। थंप थंप थंप। मैड लॉर्ड लकड़ी के बॉक्स पर हल्की थपकी देता है, जैसे उसकी आवाज़ सुन रहा हो। फिर गंभीर होकर बोलता है, सुना तुमने? उसने भी मेरी कसम देखी है। तीनों हेवनली बीइंग्स मैड लॉर्ड की हरकत देखकर नफरत से मुंह बना लेते हैं। ये क्या है? एक कठपुतली बात कर रही है। सेहुवेल थकी सी सांस लेता है और तीनों हेवनली बीइंग से कहता है, तुम जानते हो ओल्ड मैन की लॉजिक आम लोगों से अलग है, लेकिन जितना मैंने देखा है, ओल्ड मैन ने उसके सामने जो भी कसम खाई है उसे हमेशा निभाया है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। इस पर तीनों हेवनली बीइंग्स जीभ चबाकर सिर हिला देते हैं। ठीक है, फिर मैं इस मॉर्टल को अपना शिष्य बनाऊंगा और कॉम्पेंसेशन बाद में तय करेंगे। लेकिन उस दूसरे मॉर्टल का क्या? मैड लॉर्ड डेप्यूटी मैनेजर ओ की तरफ इशारा करता है। मेरी दृष्टि में सेहोवेल ही उसका पोटेंशियल सबसे अच्छे से निकाल सकता है, लेकिन मुझे डर है कि ये जवान मॉर्टल सेहोवेल से सिर्फ बुरी बातें सीखेगी। क्यों ना मैं उसे भी अपने साथ ले लूं? सेहोवेल की भौएं हल्की सी फड़कती हैं, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो जाता है और डेप्यूटी ओ हेसो की तरफ एक सुशील मुस्कान से देखता है। सच कहूं तो किसी भी एक सेक्ट के लिए दो लोग लेना काफी भारी होगा, और 2 लोग ओल्ड मैन के पास छोड़ना भी उचित नहीं। क्या आप मुझे इस स्त्री को लेने की अनुमति देंगे? मैं भी अपने सम्मान की कसम खाकर कहता हूं, मैं बाद में उचित कॉम्पेंसेशन दूंगा। ये सुनते ही तीनों हेवनली बीइंग्स मैड लॉर्ड को घूरते हैं, फिर बोलते हैं, जब ड्रैगन किंग ने बीच बचाव किया है तो हम मान लेते हैं। उनके चेहरों से साफ दिखता है कि मैड लॉर्ड को ज्यादा फायदा मिलने पर वो खुश नहीं है। फिर सेहोवेल डेप्यूटी मैनेजर ओ की तरफ बढ़ता है। उसी समय मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये ऐसा कैसे हो गया? मैंने सिर्फ मैनेजर किम की प्रतिभा जगाने के लिए कहा था। उसे महसूस करते ही मैड लॉर्ड आ गया, तीनों हेवनली बीइंग से टकराने को। बॉक्स खोलकर मैड लॉर्ड ने सी ड्रैगन रेस की रॉयल फैमिली की बायोलॉजिकल पपेट्स की एनर्जी छोड़ दी, जिससे डेप्यूटी मैनेजर ओ अवेकन हो गई। डेप्यूटी मैनेजर ओ की क्षमता महसूस करके सेहोवेल भी उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गया। बीच बचाव किया और लोगों का बंटवारा बिल्कुल उसी तरह कर दिया जैसे किस्मत में लिखा था। बिल्कुल उसी तरह। अजीब बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल इतिहास के मुताबिक ही बह रहा था। मैं खोखली हंसी के साथ घुटनों के बल गिर जाता हूँ। सीनियर्स, कृपया मेरी बात सुने। ये लोग मेरे साथी हैं। क्या आप इन्हें मेरे साथ रहने दे सकते हैं? ये सुनते ही मैड लॉर्ड उंगली चटकाता है। ओह, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। तुम क्या हो? एक इंसान होते हुए तुम्हारे अंदर डीमन कोर क्यों है? ये नया है। मुझे तुम्हें डाइसेक्ट करने का मन कर रहा है। क्रैक। आह आह। उसी क्षण मेरे डैंटियन के अंदर मौजूद इनर कोर में जैसे भयानक दर्द उठता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो। मैड लॉर्ड की इच्छा के अधीन मेरा इनर कोर बाहर की तरफ खींचने लगता है। मुझे लगता है जैसे मेरा पेट किसी भी पल फट जाएगा। वुश! अचानक मेरे और मैड लॉर्ड के बीच एक नर्म सी एनर्जी बहने लगती है, जो उसकी शक्ति को रोक लेती है। हैरानी की बात ये थी कि वो एनर्जी सेहुवेल की थी। ओल्ड मैन, इतने निर्बल जीव को सताना क्या जरूरी है? इस शुभ समय पर ऐसी हरकतों से बचना ही बेहतर है। कितना बड़ा पाखंडी है। ठीक है, वैसे भी ये सिर्फ की बिल्डिंग लेवल का डीमन कोर है, रिसर्च के लिए कोई खास काम का नहीं। छोड़ देता हूँ इसे। टिस टिस, बदकिस्मती है, उस पागल के हाथ लग गए। सर चांगू मेरा कंधा थपथपाता है।
उसका स्पर्श मेरे दांतियन में मैड लॉर्ड की वजह से हुई चोट को तुरंत भर देता है। सेओ हुएल मैड लॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है, कसम खाओ कि हमारे जाने के बाद तुम इन कमजोर और बेचारे लोगों को परेशान नहीं करोगे। क्या? पागल हो गए हो सेओ हुएल? तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस शुभ समय पर निर्बल लोगों को सताने का क्या मतलब है? ये सुनकर मैड लॉर्ड कुछ पल तक खाली नजरों से सेओ हुएल को देखता रहता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। घिनौना, बिल्कुल घिनौना। अफसोस की बात है कि तुम सब अपनी अपनी सेक्ट्स में बंद रहकर नहीं जानते कि सेओ हुएल ने क्या-क्या जुल्म किए हैं। इतना घिनौना कि मुझे उल्टी आने लगे। ठीक है, तुम्हारे इस घिनौनी दया से प्रभावित होकर मैं कसम खाता हूँ। उसने भी कहा है कि बस हमदर्दी दिखाओ और बात छोड़ दो। मैड लॉर्ड ने उसके सामने कसम खा ली कि वो हमें फिर परेशान नहीं करेगा, फिर पीछे हट गया। सेओ हुएल एक दयालु मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखता है और तीनों हेवनली बीइंग से कहता है, यहाँ आते हुए मैंने देखा है कि तुम तीनों ने भी असेंशन पाथ के कई आत्माओं को नुकसान पहुंचाया है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस शुभ समय पर कृपया संयम रखो ताकि कोई और अशुभ कर्म ना हो। जिन ब्युखो, व्हाइट बोन घोस्ट डेविल और सर चांगहो थोड़े मजबूरी से सिर हिला देते हैं। ड्रैगन किंग के सामने हमने अपनी इज्जत गंवा दी। हम सावधानी रखेंगे। आप कितने धार्मिक हैं सी ड्रैगन किंग। सेओ हुएल हल्की हंसी के साथ उनसे औपचारिक बातें करता है, फिर डेप्यूटी मैनेजर ओ को उठाता है और मेरी तरफ बढ़ता है जब मैं अपने दांतियन के दर्द को संभाल रहा होता हूँ। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन तुम निश्चित रूप से किसी डेमी ह्यूमन लिनिएज से हो। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? कौन सा काम? सेओ हुएल अपनी पोशाक से एक काला मणिका निकालता है। इस महिला की एनर्जी महसूस करके जल्दी में यहाँ आने के कारण एक काम मैं संभाल नहीं पाया। मुझे ये मणिका समुद्र में बचे हुए अपने एक वंशज तक पहुँचानी थी, लेकिन मैं असफल रहा। क्या तुम ये मणिका मेरे वंशज सेओ रान तक पहुँचा सकते हो, जो अटमोस्ट केओस आइलैंड के पास रहता है? सनशन, क्या तुम मेरी बात मान लो तो इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक विशेष कल्टीवेशन मैनुअल दूंगा, जो तुम्हारी डेमी ह्यूमन लिनिएज के लिए उपयुक्त होगा। सेओ हुएल फिर एक डीमन बीस्ट लेदर में बंधी एक किताब निकालकर मुझे देता है। मैनुअल का नाम था समनिंग विंड, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए उसने मुझे बचाया। अब मैं सेओ हुएल के इरादों को समझ पाता हूँ। अंदर उठ रही घिन को छुपाकर मैं शुक्रिया भरा चेहरा बनाकर उसका दिया सामान ले लेता हूँ। धन्यवाद ड्रैगन किंग, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, और याद रखना, घघघघघरा। उसकी नज़र अचानक कठोर और तीखी हो जाती है। जैसे तुमने पहले अपनी बात रखी, वो साहस था, पर लापरवाही भी हो सकती है। अपने से बड़े लोगों के सामने सही व्यवहार रखना सीखो। तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि तुम और वो दूसरा व्यक्ति, तुम दोनों लेने के लिए बीच के स्तर के हो। अपने साथियों को यहीं छोड़ना मतलब ये कि उनके मिथिक टैलेंट्स उन्हें ही निगल लेंगे और अंत में उनका विनाश होगा। अगर तुम्हारे पास उन गुणों को दबाने का कोई तरीका हो तो तुम्हारा सुझाव अच्छा है, पर अगर नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। और ये बात याद रखना, घघघघरा, उसकी मौजूदगी से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ड्रैगन किंग शांत पर कठोर सलाह देकर फिर अपना रूप बदलकर एक विशाल ड्रैगन बन जाता है और बाकी हेवनली बीइंग्स भी मेरे साथियों को लेकर असेंशन पाथ की तरफ उड़ जाते हैं। वहाँ सिर्फ मैड लॉर्ड बचता है, जिसने भागने की कोशिश में मैनेजर किम यन को बेहोश कर दिया था, और मैं किम यंग हुएन के साथ। मैं खाली नज़रों से आगे देखता रहता हूँ। सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? मैड लॉर्ड जैसे ही मुझे और किम यंग हुएन को देखता है, एक स्पेशल दरार खुल जाती है। टिस, कितना बड़ा पाखंडी ड्रैगन है। अगर इतनी ही बड़ी बातें करनी थीं तो कम से कम उन्हें असेंशन पाथ के बाहर तो भेज देता। पिछली जिंदगी में मैं सेओ हुएल के हाथों से किम यंग हुएन को बाहर भेजने में सफल हो गया था, पर इस जिंदगी में सब कुछ वापस उसी जगह आ गया,
जैसे रबर बैंड खींच कर छोड़ दिया हो। शायद मैड लॉर्ड फिर से मुझे और किम यंग हुएन को भेज देगा, वही तरीके से, फिर से। यांगू? सीनियर? मैं मैड लॉर्ड से पूछता हूँ, अपनी बेकार लगती किस्मत को छुपा नहीं पाता। क्या सच में किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है? मेरी बात सुनकर मैड लॉर्ड उत्सुकता से अपनी दाढ़ी सहलाता है। किस्मत होती है। मुझे नहीं पता तुमने कोई खास टेक्निक सीखी है या नहीं, लेकिन जब तुम की बिल्डिंग 7 स्टार रिचुअल करते हो तब हर कोई समझ जाता है कि फेट नाम की कोई चीज़ होती है। उसने आसमान की तरफ इशारा किया। जो होना तय है वो होगा ही, वही किस्मत है। फिर क्या इंसान अपनी किस्मत बदल ही नहीं सकता? इस पर मैड लॉर्ड टेढ़ी मुस्कान हंसता है। लगता है तुम किस्मत की रचना समझ ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जीव अपनी किस्मत बदल सकता है। हाँ? क्या तुमने कभी सोचा है कि कल्टीवेटर्स की बिल्डिंग के दौरान 72 अर्दली शाह, 36 हेवनली गांग, 7 स्टार और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार के सिद्धांत क्यों सीखते हैं? आसमान के सितारों के नियम क्यों समझते हैं? उसकी उंगली शून्य के अंत की तरफ तेजी से इशारा करती है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि कल्टीवेटर्स स्वर्ग के खिलाफ क्यों कहे जाते हैं? वो तो स्पष्ट है ना, क्योंकि वो स्वर्ग द्वारा दी गई आयु को चुनौती देते हैं। फिर क्यों कल्टीवेटर्स स्वर्ग द्वारा दी गई आयु उस किस्मत को चुनौती दे सकते हैं? मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैड लॉर्ड अपनी उंगली से शुद्ध स्पिरिचुअल फोर्स निकालकर हवा में कुछ रेखाएं खींचता है। बेचारे, आज ये महान व्यक्ति तुम्हें किस्मत की संरचना समझाएगा, क्योंकि उसने भी यही सुझाव दिया है। चैप्टर 77 फेट पार्ट 2। मैड लॉर्ड ने अपनी बात समझानी शुरू की। सबसे बेसिक एग्जाम्पल लो। जब एक इंसान पैदा होता है, उसी पल से वो डेथ की तरफ खींचा जाने लगता है। यही उसकी फेट का अट्रैक्शन फोर्स होता है। मैड लॉर्ड हवा में 2 पॉइंट्स बनाता है और उन्हें एक लाइन से जोड़ देता है। ये लाइफ का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। हर जीव की लाइफ स्पैन थोड़ी थोड़ी अलग होती है और वही फेट में चेंजेस लाती है। फिर वो उस लाइन के ऊपर नीचे कई और लाइंस खींच देता है। मान लो ये लाइन तुम्हारी लाइफ है और बाकी लाइव्स के एंड पॉइंट्स जो इन लाइन से दिख रहे हैं तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि फेट में अट्रैक्शन होता है, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी उन फेट्स की तरफ खिंच जाती है जहां उनका एंड होता है। वो सीधी लाइन धीरे धीरे अनइवन हो जाती है। इसलिए फेट एक स्मूथ सीधी लाइन नहीं होती, ये केओटिक हो जाती है, दूसरों के फेट से इन्फ्लुएंस होके। इसे हम फेट का प्ले या कनेक्शंस कहते हैं। यही कनेक्शंस और फेट मिलकर हमारी जिंदगी तय करते हैं, और जो होना होता है वो आखिरकार हो ही जाता है। तो जो होना होता है वो होता ही है का मतलब, सोचो तुम्हारा एक क्लोज फ्रेंड है, उसकी लाइफ स्पैन तुमसे अलग है और उसकी डेथ तुमसे पहले लिखी है। उसका फेट तुमसे क्लोजली जुड़ा है और उसमें भी अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए तुम उसकी डेथ में इनएविटेबली इन्वॉल्व हो जाते हो। इसी वजह से जो होना होता है वो डेफिनेटली होता है। तो क्या डेथ के अलावा बाकी इवेंट्स भी फेट में लिखे होते हैं? इस दुनिया में कोई भी इवेंट ऐसा नहीं जो बर्थ और डेथ से जुड़ा ना हो। तुम जानते हो, सिर्फ एक पल में हम जो हवा सांस लेते हैं उसमें कितनी जिंदगियां पैदा होती और मरती हैं। मैंने फेट को सिंपल लाइन से समझाया है, पर असल में बर्थ डेथ का साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स और एंडलेस है कि उसे सिंपल वर्ड्स में बताया ही नहीं जा सकता। आई सी। क्योंकि हर जीव बर्थ डेथ के साइकिल का हिस्सा है, इसलिए हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता ही है। मैड लॉर्ड हवा से लाइंस मिटा देता है और बस रैंडम डॉट्स बना देता है। इन अट्रैक्शन फोर्सेस को फॉलो करते हुए हर जीव एक लंबी या छोटी जर्नी पर निकलता है। वो पहले डॉट से बाकी डॉट्स को जोड़ना शुरू करता है। आखिर में सारे डॉट्स एक कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्ट्री बना देते हैं। इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? बच्चों की स्क्रिबल्स? मैं अपनी बात निगल जाता हूँ। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा।
डॉट्स जो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और उनकी तरफ खींचती हुई लाइंस, क्या ये रात के आसमान के कॉन्स्टलेशंस जैसे नहीं लगते? टिक टिक टिक। मैड लॉर्ड कनेक्टेड लाइंस के आगे भी और डॉट्स बना देता है। सच में अब ये बिल्कुल स्टार्स जैसा लग रहा था। मैंने कभी स्टार रेल्म को नहीं देखा, पर एंशिएंट कल्टिवेटर्स के टेक्स्ट्स कहते हैं कि रात के आसमान के स्टार्स भी अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं। वो अपनी थोड़ी सोच में दाढ़ी सहलाता है। स्टार्स भी फेट जैसे ही होते हैं, है ना? या फिर कह लो फेट ही कॉन्स्टलेशंस जैसा होता है। फेट इज इक्वल टू कॉन्स्टलेशंस। लाइफ एक सफ़र है, जैसे स्टार्स के समंदर में तैरना, अपनी फेट के पास के अट्रैक्शन पॉइंट्स ढूंढना और उन इवेंट से टकराना। फेट की अट्रैक्शन से खिंच के कुछ चीज़ें इनएविटेबली हो जाती हैं। कुछ याद आने पर मैड लॉर्ड का चेहरा थोड़ा कड़वा हो जाता है। खैर, अगर फेट को कॉन्स्टलेशन समझो और लाइफ को स्टार्स के बीच स्विमिंग, तो कल्टिवेटर्स का सेलेस्ट्रियल एनर्जी ऑब्जर्व करना और फेट रीड करना, ये सब इसी का पार्ट है। नियरेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट को डिटेक्ट करना। अब कल्टिवेटर्स फेट के अट्रैक्शन से कैसे बच निकलते हैं, सुनो। नॉर्मल लाइफ यहाँ से वहाँ जाती है। वो हवा में पॉइंट्स जोड़ता है। एक कॉन्स्टलेशन एक जगह पर खत्म हो जाता है और अगला पॉइंट काफ़ी दूर होता है। इन स्टार्स के बीच एक नया स्टार बना लो और उसकी तरफ बढ़ो। 72 अर्थली शाह, 36 हेवनली गांग, 7 स्टार रिचुअल, ची बिल्डिंग का स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार, कोर फॉर्मेशन का स्टार डोमेन, ये सब बेकार नहीं है। ये बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली एक स्टार बनाते हैं, एक नया फ्लो ऑफ फेट क्रिएट करते हैं। इसी तरह कल्टिवेटर्स अपनी फेट एक्सटेंड करते हैं। इसी वजह से वो लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं और इसीलिए उन्हें अगेंस्ट द हेवंस कहा जाता है। मैड लॉर्ड मुस्कुराता है। अब अगर फेट लिखी हुई है और तुम उससे बचना चाहते हो, तो कैसे? वो कॉन्स्टलेशन दोबारा ड्रॉ करता है। सबसे पास वाली फेट नेक्स्ट होती है, लेकिन अगर लाइफ का मास्टर किसी और फेट को चाहे, वो लाइन को दूसरी कॉन्स्टलेशन की तरफ खींचता है। पर मुश्किल है, क्योंकि नेक्स्ट फेट की अट्रैक्शन फोर्स उसे वापस खींच लेती है। लाइन रुक जाती है। तो क्या करना चाहिए? सिंपल, फेट की अट्रैक्शन से बाहर निकलो। वुश! लाइन अट्रैक्शन तोड़कर किसी और स्टार पर पहुंच जाती है। कैसे? पावर। इतनी पावर होनी चाहिए कि फेट की अट्रैक्शन तोड़ सको। वो मुट्ठी भींचता है और सारे ड्राइंग्स हवा से गायब हो जाते हैं। अगर तुम फेट नहीं बदल पा रहे, तो वो तुम्हारी कमजोरी का सबूत है। ओवरवेलमिंग पावर और बोन ग्राइंडिंग एफर्ट, बस ये 2 चीज़ें चाहिए ताकि प्री डिटर्मिन्ड फेट से अलग फेट तक पहुंच सको। जो होना होता है वो होता है, पर जीव के एफर्ट पर डिपेंड करता है कि वो उन इनएविटेबल चीज़ों से कितना सफ़र करेगा। मैड लॉर्ड की आंखों में अजीब चमक आ जाती है। अगर फेट मुझे सताए, तो मैं फेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इससे ज़्यादा क्लियर सल्यूशन और क्या हो सकता है? मैं भी अपनी प्री डिटर्मिन्ड फेट से भागने के लिए लगातार कोशिश करता रहा हूँ। वो पास रखे बॉक्स को पकड़ लेता है, सांस फूल जाती है। मैं उस फेट से भाग कर रहूंगा जहां मैं उसे दोबारा नहीं मिल सकता। चाहे जो भी हो, मैं उसे फिर देखूंगा। अगर मैं ट्राई करता रहा, तो मैं उसे ज़रूर मिलूंगा। वो पागलपन में बॉक्स को स्क्रैच करता रहता है। क्लियरली, ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बेहोश पड़े मैनेजर किम यॉन हुंग को देखता हूँ। पावर, फेट से बचने की पावर और एफर्ट। हाँ, मैं अभी हर चीज़ में कमज़ोर हूँ, इसीलिए जो होना होता है वो होता है और मैं बस देख सकता हूँ जब मेरे साथी मैडमैन और हिपोक्रेट के हवाले कर दिए जाते हैं। आज के टीचिंग्स के लिए धन्यवाद। अब मुझे फेट थोड़ी समझ आने लगी थी। हाँ, फेट होती है, पर बदली भी जा सकती है। इस लाइफ में किसी का हाथ फॉक्स ने नहीं काटा, क्योंकि मैंने फॉक्स को डिस्ट्रैक्ट किया और इतना स्ट्रॉन्ग बना कि उसे कई दिन भाग सकूं। अगर मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, इतना कि फॉक्स को गिरा सकूं, तो शायद मैं उसकी फेट अट्रैक्शन से बच सकता हूं। स्ट्रॉन्ग बनो
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, कल्टिवेशन से लाइफ स्पैन बढ़ाओ, एक ऐसा कॉन्स्टलेशन बनाओ जो हर फेट से भाग सके। एक दिन अगर मैं हेवनली बीइंग कल्टिवेटर से भी भाग सकूं तो मैं सच में फेट से आज़ाद हो जाऊंगा। मैड लॉर्ड अचानक हाथ झटकता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। वो मुझे बुला रही है, उसके जॉइंट्स को ऑयलिंग चाहिए, वो मुझे बुला रही है। स्वूश, एक पल में मुझे और किम यॉन हुंग को स्पेशल रिफ्ट में धकेल दिया जाता है। मैं देख पाता हूँ मैड लॉर्ड बॉक्स का लिड खोलता है और उसमें अपना अपर बॉडी डालकर अंधेरे में डूब जाता है। फिर से हम यांगवो पहुंच जाते हैं। फेट का अट्रैक्शन फोर्स, अगर ऐसी चीज सच में एग्जिस्ट करती है तो चाहे मैड लॉर्ड हमें रैंडमली भेजे, यांगवो पहुंचना भी फेट की खींच का ही नतीजा है। मैं उसकी बातों पर सोचता रहता हूँ। उन बातों से मुझे ची बिल्डिंग के स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आने लगा। किम यॉन हुंग के उठने से पहले मैंने एक टेक्निक से उसके दिमाग में नॉलेज ट्रांसफर कर दी। वो कंफ्यूज हुआ पर मैंने उसे समझा दिया। बाद में मैंने उसे यांगुओ में सेटल कर दिया, 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक गाइड किया और बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन जैसी टीचिंग्स दी, उम्मीद के साथ कि एक दिन वो अल्टीमेट पिनिकल से आगे निकले। फिर हम अलग हो गए। उसके बाद मैंने चुपके से जिन क्लैन में घुसकर अपने डिसाइपल्स को देखा और दूर से चोंगमुन क्लैन में अपने मास्टर की झलक देखी। आखिरकार मैं ब्लैक विंड सी की तरफ निकल पड़ा। सियोरान के ब्लैक विंड सी वाले निवास पर जाने से पहले मैं उस डार्क बीट को देखता हूँ जो सियोह वेल ने मुझे दिया था। ये वही बीट था जो मेरी पिछली जिंदगी में सियोरान ने नेदर क्रॉसिंग शिप को पूरी तरह तबाह करने के लिए म्यूचुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन में यूज़ किया था। मैं एक फीकी सी मुस्कान के साथ उस डार्क बीट को समंदर में फेंक देता हूँ। बीट गहराई में डूब जाता है, इतना गहरा कि अब किसी के हाथ नहीं आ सकता। सियोरान, तुम मुझे एक अच्छे राजा और दादा के रूप में याद रखोगे, ना कि एक दरिंदे दिल वाले विलन के रूप में। बस इतना काफ़ी है। मैं समनिंग विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के मैनुअल को देखता हूँ, सोचता हूँ इसे सियोरान से मिलते वक्त एक टोकन के रूप में यूज़ करूँगा। क्या मुझे तुरंत सियोरान के पास जाना चाहिए? ब्लैक विंड सी के किनारे खड़े होकर सोचता हूँ। मुझे पता है अगर मैं अभी गया तो सियोरान मुझे समनिंग विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए कहेगा और कुछ सालों बाद फिर से नेदर क्रॉसिंग शिप को चैलेंज करेगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं गहरी सांस लेता हूँ। पिछली बार हम दोनों मिलकर भी नेदर क्रॉसिंग शिप के कोर फॉर्मेशन लेवल के घोस्ट स्पिरिट को हरा नहीं पाए थे। सियोरान, जो मेरी सिचुएशन से अनजान है, शायद सालों तक इंतज़ार करता रहेगा। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं सियोरान की लिखी हुई मौत को बदल सकूं, तो पहले मुझे फेट बदलने की ताकत ढूंढनी होगी, उससे मिलने से पहले। चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं की बिल्डिंग में एंटर करूंगा, फिर उसके पास जाऊंगा। फैसला करके मैं सेंगजी के महापर्वतों की तरफ निकल पड़ता हूँ, शैटर्ड हेवन पीक की तरफ। वहीं गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट है और वहीं एक पहाड़ है जहाँ ड्रैगन वेन्स बहुत अच्छी हैं। मेरी वापस आने के बाद 5 साल बीत चुके थे। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मेरे आसपास घूमते भूरे बादल मेरी नाक और मुंह में खिंच जाते हैं। ब्रेक थ्रू से पहले की अंडरस्टैंडिंग और हर लाइफ के रिपीटेड इंसाइट्स के कारण अर्थ सरपासिंग पाथ पर मेरी समझ काफ़ी बढ़ चुकी थी। इस बार सिर्फ 5 साल लगे मास्टरी तक पहुंचने में। वाटर, फायर और मेटल सरपासिंग पाथ्स जो मैंने पिछली जिंदगी में मास्टर किए थे, अब लगभग 8-8 साल लेंगे। अगर ये पेस रहा तो मैं 4 ही साल में 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन के सारे मेथड्स मास्टर कर सकता हूँ। ये मुमकिन है। इस जिंदगी में की बिल्डिंग तक पहुँचना सच में पॉसिबल है। मैं आंखें खोलता हूँ और गैंग स्फीयर्स रिलीज करता हूँ। अब मैं स्टेबल तरीके से 9 गैंग स्फीयर्स कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अल्टीमेट पिनाकल के एंड तक कंसोलिडेट कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। पर कॉन्शियसनेस को मटीरियलाइज करना अभी भी मुश्किल है। गैंग स्फीयर्स मेरी कॉन्शियसनेस के साथ मेल्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उनका एसेंस टिक नहीं पाता।
एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। इस पावर को कॉन्शियसनेस में कैसे स्थिर करूं? बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स पर सोचता रहता हूं, पर यह अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव लगता है। इसलिए मैं प्रैक्टिस जारी रखता हूं, मार्शल आर्ट भी और वाटर सरपासिंग पाथ भी। 8 साल बीत गए। मैंने वाटर सरपासिंग पाथ मास्टर कर लिया, लेकिन बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स अभी भी मेरी समझ से परे था। किम योंग हुन के ट्रायल्स और एरर्स याद करने के बावजूद मार्शल आर्ट मेरे हाथ नहीं आ रही थी। और तब किम योंग हुन शैटर्ड हेवन पीक पर आया। तुम यहाँ कैसे? उसकी ग्रोथ देखकर मैं बोल ही नहीं पाता। क्या तुम पहले ही अल्टीमेट पिनाकल के एंड तक पहुंच गए? ये समझ से परे था। अभी सिर्फ मेरी वापस आने के 13 साल हुए थे। क्या वो पहले ही 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन से आगे बढ़कर अल्टीमेट पिनाकल और उसके भी एंड तक पहुंच चुका था? मेरी हैरानी देखकर किम योंग हुन फीकी सी मुस्कान देता है। मैं अल्टीमेट पिनाकल के एंड तक पहुंच गया। जिन क्लैन की मदद की, मकली क्लैन जो डेविल पाथ का क्लैन था, उसे यांगवो से निकाल दिया। मुझे लगा मैंने सब हासिल कर लिया है। लेकिन अल्टीमेट पिनाकल के एक्सट्रीम पर पहुंचकर मुझे समझ आया कि अगर मैं यहीं रुक गया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मैंने सब छोड़ दिया, जिन क्लैन का एक्सटर्नल एल्डर बनना भी, और तुम्हारे पास आ गया। हमें मिलकर इस बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स पर चर्चा करनी होगी और नेक्स्ट रेल्म में कदम रखना होगा। तुम्हारी आंखें गंभीर हो जाती हैं। मुझे इंस्टिंक्टिवली पता है, इस रेल्म तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं। ये ऐसा रेल्म है जो सिर्फ दशकों की कठोर तपस्या से ही मिलता है। उसके चेहरे पर गहरी समझ झलकती है। मैंने इस मार्शल आर्ट के क्रिएटर के खून से भरे दर्दनाक एफर्ट्स को समझा है। वो अपने आसपास 9 गैंग स्फीयर्स घुमाता है। मैं एक्सट्रीम तक पहुंच गया हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता अगला कदम कैसे उठाना है। चाहे प्रेडिसेसर ने खून से रास्ता बनाया हो, मैं अकेला उस पर चलने की हिम्मत नहीं करता। उसकी आंखों में उदासी है। इसमें दशकों लग जाएंगे, मेरे जैसे इंसान को भी। इसलिए मेरे साथ चलो, मेरे साथ इस रास्ते पर चलो और इस रेल्म तक पहुंचो। उसकी आंखों में हार मान लेने का कोई संकेत नहीं था। किम ह्योंग कहते हैं, फेट बदलने के लिए इंसान को 2 चीजें चाहिए, फेट की अट्रैक्शन से निकलने की ताकत और उसे तोड़ने की मेहनत। पर शायद जो सच में इंसान को फेट से आज़ाद करता है, वो ताकत नहीं, इरादा होता है। ठीक है, मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, अपनी इस जिंदगी के रिजॉल्व को दोबारा पक्का करता हूँ। चलो मिलकर फेट को पार करते हैं। उस दिन से किम ह्योंग हुन और मैं शैटर्ड हेवन पीक पर साथ साथ कल्टिवेशन करने लगे। हुह, मैं अचानक उठ बैठता हूँ। क्या ये पिछली यादों का सपना था? ये वही दिन का सपना था जब किम योंग हुन और मैंने साथ ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया था। मैं सर झटकता हूँ। मैं इतना बेहोश हो गया था कि सपना देखने लगा। थुड़ थुड़ मैं खड़ा होता हूँ, अपने कपड़ों से मिट्टी और पत्थर का पाउडर झाड़ता हूँ। शैटर्ड हेवन पीक का आसपास का इलाका पूरी तरह बर्बाद था। तलवार और सेबर के निशान हर जगह और गैंगस्फियर्स के बनाए हुए गड्ढे। कह कह मैं हाथ से हवा मारकर धूल हटाता हूँ और किम योंग हुन को ढूंढता हूँ। अगर मुझे याद है तो स्पर के दौरान हम दोनों एक दूसरे को मारकर ऑपोजिट डायरेक्शंस में उछल गए थे। मैंने किम ह्योंग का एक वार खाया और कुछ पल के लिए बेहोश हो गया और तभी सपना देखा। पर किम योंग हुन ने सिर्फ मेरी लात ही नहीं, बल्कि दर्जनों कल्टिवेटर स्पेल्स भी झेले थे। मुझे नहीं पता उसकी क्या हालत है। किम योंग हूँ। मैं वैली के नीचे देखता हूँ। किम योंग हुन आधा मिट्टी में दबा हुआ था। साला, अगर हम सिर्फ मार्शल आर्ट से लड़ते तो शायद इतना खतरनाक नहीं होता। अगर वो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में एनलाइटनमेंट पाने के लिए जिद न करता, मार्शल आर्ट्स के साथ कल्टीवेशन टेक्निक्स भी यूज करने की, तो ये हालत ना होती। किम ह्योंग मैं लाइट बॉडी टेक्निक से नीचे उतरता हूँ और उसे बाहर निकालता हूँ। कह लगता है हेड फर्स्ट गिरने के बावजूद उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। शायद इम्पैक्ट के वक्त उसने प्रोटेक्टिव गैंग ची यूज की।
कह कह हे वो खून थूकता है पर कम से कम जिंदा है। रुको, पहले फर्स्ट एड करता हूँ। मैं पहले से तैयार की हुई हर्ब्स और एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालकर ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। टैप टैप टैप। नीडल्स उसके शरीर में जाकर लाइफ फोर्स एक्टिवेट करती है। कुछ ही देर में किम योंग हुन होश में आ जाता है। किम योंग, ठीक हो? बताओ मैं कितनी उंगलियां निखा रहा हूँ? 2। हालात बुरे लग रहे हैं। मैं जीप से ट्स्क करता हूँ। पहले ट्रीटमेंट करता हूँ, फिर कल्टीवेटर्स मार्केट जाकर हीलिंग टैलिस्मैन्स। नहीं, मेरा मतलब 2 है। वो पूरी तरह होश में आकर बोलता है। मेरा मतलब इस बार मुझे 2 इनसाइट्स मिले हैं। क्रैक। किम योंग हुन खड़ा हो जाता है। कह कह। एक बात पक्की है, ये मार्शल आर्ट अपने क्रिएटर की सब्जेक्टिविटी में डूबी हुई है। इसलिए जो रेल्म इससे मिलता है वो हर इंसान के लिए अलग होता है। सच में अल्टीमेट पिनैकल के बाद रेल्म हर व्यक्ति के एनलाइटनमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ तक सब वेपन और मार्शल आर्ट के टाइप से डिवाइड होता था, पर इसके बाद ये इंसान पर डिपेंड करता है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह जाता हूँ। वापस आए 35 साल हो चुके थे और किम योंग हुन बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स के जरिए अगले कदम की झलक देख चुका था। चैप्टर 78 फेट 3। मतलब हर एक इंसान के लिए रेल्म अलग होता है? मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए। किम योंग हुन अपने होठों के पास जमा हुआ खून पहुंचता है और बोलना शुरू करता है। ज्यादा सही कहूँ तो कॉन्शियसनेस को मटीरियलाइज करना सबके लिए सेम होता है, लेकिन जो चीज़ मटीरियलाइज होती है वो हर इंसान के लिए अलग होती है। वो एक पल रुकता है, जैसे सोच रहा हो, फिर आगे बोलता है, सच कहूँ तो अभी सिर्फ एक क्लू पकड़ा है। पूरी तस्वीर मुझे भी क्लियर नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स हमेशा किसी एक इंसान की जिंदगी के बारे में बात करती है। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन जब बियॉन्ड का रेल्म किसी के लाइफ एक्सपीरियंस से बनता है और जब हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, तो क्या हर जिंदगी के लिए एक अलग मार्शल आर्ट नहीं होनी चाहिए? हर जिंदगी के लिए एक अलग मार्शल आर्ट। ये बात जैसे मेरे दिल के किसी कोने को हल्का सा छेड़ जाती है। लेकिन तुमने 2 रियलाइजेशंस की बात की थी, सही? अगर एक ये है कि अल्टीमेट पिनकल के बाद का रेल्म हर इंसान के लिए अलग होता है, तो दूसरा क्या है? ओह, दूसरा बस एक पर्सनल रियलाइजेशन है, किम योंग हुन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है। मुझे ये समझ आया कि मैं असल में घर के लिए तड़प रहा हूँ। अब तक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का मेरा एक ही मोटिवेशन था, शायद एक दिन मैं घर लौट सकूं, अपने परिवार को दोबारा देख सकूं। वो अपनी छाती पर हाथ रखता है और आंखें बंद कर लेता है। वो चेहरे जिन्हें मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ, अब समझ आता है कि मैं इतने सालों से मार्शल आर्ट्स को इसलिए पकड़ के बैठा था ताकि उस दर्द को भूल सकूं। सेबर को इतना जोर से पकड़ता रहा कि हाथ फट जाते, सिर्फ उस गोल के लिए। किम योंग हुन आसमान की तरफ देखता है, आंखों में दूर कहीं खोया हुआ सा एहसास। माफ करना, ये तो मार्शल आर्ट जैसी रियलाइजेशन जैसा लगता भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सर हिलाकर मना करता हूँ और उसे समझाता हूँ कि ये कैसे मार्शल आर्ट से जुड़ा हो सकता है। मैं उसे बताता हूँ कि 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन के स्टेट में पहुंचकर मुझे क्या महसूस हुआ था। जो कुछ भी मैंने किया है वो सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे हेवन, अर्थ और मैन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे ही मेरी मार्शल आर्ट्स भी मेरी जिंदगी से प्रभावित हुई हैं। अगर तुमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ रियलाइज किया है तो वो ज़रूर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स में घुल जाएगा। किम योंग, तुमसे बात करते वक्त कभी-कभी लगता है जैसे किसी बूढ़े ज्ञानी से बात कर रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स में मैं तुमसे बेहतर हूँ, ये सच है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं। वो मुझे थोड़ी उलझन भरी नज़र से देखता है। हो सकता है तुम भी इस रेल्म के पार उतनी ही जल्दी पहुँच जाओ जितना मैं। हाँ, ये तो मुश्किल है। मैं तुम्हारी टैलेंट को कैसे मैच कर सकता हूँ किम योंग? क्या तुम अल्टीमेट पिनकल के एक्सट्रीम तक जल्दी नहीं पहुँचे थे? ये भी टैलेंट ही है।
हाँ, मेरी जितनी नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं जिसके पास सुपीरियर टैलेंट है तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं एक ऐसा पक्षी हूँ जो जन्म से ही आसमान में तेज उड़ने के लिए बना है तो तुम एक ऊंचा पहाड़ हो। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि लावा से भरा हुआ पहाड़ जो जब फटेगा तो किसी भी पक्षी से ज्यादा भयंकर फोर्स के साथ निकलेगा। वो मुस्कुराते हुए मुझे इनकरेज करता है। अपनी जिंदगी पर ध्यान से सोचो, शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने नज़रअंदाज कर दिया और वो चुपचाप जमा होती रहीं। ऐसा पोटेंशियल बन गई जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं। चुपचाप जमा हुई चीजें। मेरे पास जो कुछ है बस वक्त है। चलो यहाँ रुकते नहीं, तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं किम यंग। मैं किम योंग हुन को ले जाता हूँ ताकि उसका ठीक से इलाज हो सके। उसके बाद मैं उस बात पर गहरा सोचने लगता हूँ जो किम योंग हुन ने कही थी। वक्त बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता, और मैंने अर्थ, वाटर, फायर और मेटल सरपासिंग पाथ्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया होता है। वुड सरपासिंग पाथ भी मेरी जमा हुई फाउंडेशन पर टिक चुका होता है। वुड सरपासिंग पाथ सबसे आसान है, शायद इसलिए क्योंकि बाकी 5 एलिमेंट्स की पावर उसे अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है। वुड सरपासिंग पाथ स्पिरिचुअल पावर को इतनी आसानी और तेजी से जमा करता है 5 एलिमेंट्स की म्यूचुअल सपोर्ट की वजह से। सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब वुड सरपासिंग पाथ ची रिफाइनिंग 13th स्टार यूनिफाइड ओरिजिन के लेवल पर आ गया है। बस थोड़ा सा और ये भी पूरा हो जाएगा। मैं 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन को पूरी तरह से मास्टर करने के बिल्कुल करीब हूँ। लेकिन ची बिल्डिंग में एंटर कर पाऊंगा या नहीं, ये अभी भी श्योर नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी हो सकता है इस जिंदगी में मैं ची बिल्डिंग में एंटर करके अपनी लाइफ स्पैन एक्सटेंड ना कर पाया तो बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स के आगे जाना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। किम योंग हुन को बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स का क्लू पकड़े हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। रोज रोज वो हाथ फटने तक प्रैक्टिस करता रहा, अल्टीमेट पिनिकल के पार के दरवाजों पर दस्तक देता रहा। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल अलग था। कल्टीवेशन मेथड्स के साथ साथ जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता। एक पल के लिए भी मैंने तलवार का हाथ नहीं छोड़ा। अल्टीमेट पिनिकल तक पहुंचने के बाद भी जब तलवार की ज़रूरत नहीं रहती, मैंने अपनी स्पिरिट को कभी डल नहीं होने दिया, कभी स्वॉर्ड प्रैक्टिस के एहसास को भूलने नहीं दिया। पिछले 40 सालों से मैं सिर्फ कल्टीवेशन मेथड्स पर फोकस नहीं कर रहा था, सिर्फ इस जिंदगी में नहीं बल्कि पिछली जिंदगियों में भी। अचानक मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि मैं कितनी जिंदगियां जी चुका हूँ। ये 9वीं है, 10वीं, मैंने 9 बार रिटर्न किया है। इन रिटर्न्स के दौरान मैंने कितने साल जिए? नहीं, मत सोचो। कितने साल मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की और कितने साल कल्टीवेशन? ये हार्ट डीमन के शुरुआती साइंस है। और मत सोचो, हर एक रिटर्न में मैंने लगभग 50 साल जिए हैं। चाहे कुछ जिंदगियां जल्दी खत्म हो गई हों, जब सबको जोड़ता हूं, नहीं, लगभग 500 साल की जिंदगी, तकरीबन 500 साल की जिंदगी। वल्कवाक, खून झलक जाता है जब ची और ब्लड उलझ जाते हैं। 500 साल मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं अभी तक इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाया। गैंग ची बेकाबू होकर मेरे शरीर से बाहर निकलता है और 9 हिस्सों में बंट जाता है। इंटेंट की दुनिया में मेरे 9 रूप मुझे घेर लेते हैं, हर एक उदास आवाज में बोलता है। अब धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स छोड़ देना कैसा रहेगा? आखिरकार 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन और डिवाइन कॉन्शियसनेस तोड़ने का इनिशियल गोल तो अचीव हो गया है। अब कम से कम इतना कमज़ोर तो नहीं कि कोई फॉक्स मुझे फाड़ दे। मार्शल आर्ट्स मेरी टैलेंट नहीं है। एक चीज़ पर फोकस करना बेहतर नहीं होगा, बिना ज़बरदस्ती उस चीज़ के पीछे भागने के जो काम ही नहीं करती? सच कहूँ तो किम योंग हुन जैसा जीनियस जो 1000 साल पहले और बाद में भी पैदा ना हो, उसे भी कई जिंदगियों तक अल्टीमेट पिनिकल के एक्सट्रीम पर ही अटका रहना पड़ा। मैंने तो बस नॉलेज और एनलाइटनमेंट पास ऑन करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन ये कहानी किम योंग हुन की थी,
मुझ जैसे बिना टैलेंट वाले इंसान को किम योंग हुन के लेवल तक पहुंचने में और कितने साल लगेंगे? 500 साल? और ज़्यादा ट्रेनिंग? ओह, ग्रह। मैं थोड़ा और खून उगलता हूँ, फिर अपनी इंटरनल इंजरीज को हील करता हूँ। सच बताऊँ तो इन 500 सालों में मैंने अचीव ही क्या किया? क्या मैंने बस वक्त बर्बाद नहीं किया? ख्याल मेरे दिमाग में आंधी की तरह दौड़ते हैं। गैंग्सफेयर के अवतार जो बोल रहे हैं वो मेरे तुरंत उभरते हुए अंधेरे ख्याल ही तो हैं जो अब रूप ले चुके हैं। मैं मार्शल आर्ट्स क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ? अचानक ये सवाल मेरे मन में गूंजता है। क्योंकि मुझे पावर चाहिए। जैसे ही ये जवाब मेरे कानों में पड़ता है, बिखरे हुए ख्यालों का तूफान थोड़ा शांत हो जाता है। इतना सिंपल है ना? मैडलॉर्ड के शब्द मेरे जहन में उभरते हैं। इंसान किस्मत के आकर्षण को उससे भी ज्यादा शक्ति से तोड़ता है। मैंने बस अपनी पूरी कोशिश की है, तुम और क्या चाहते हो मुझसे? इंसान होने की हदों के अंदर मैंने किस्मत से लड़ने और उसे पार करने की पूरी कोशिश की, बस इतना ही। मुझे पता है, शायद इस जिंदगी में ची बिल्डिंग में एंटर करना सिर्फ मेरी एक खोखली उम्मीद है। अगर मैं ची बिल्डिंग में चला भी गया और 100 साल प्रैक्टिस भी कर ली, तो भी हो सकता है मैं अल्टीमेट पिनिकल के आगे एक कदम भी ना रख पाऊं। मैं इस विशाल आसमान के नीचे मिट्टी के एक कण के बराबर हूं, लेकिन चाहे मैं कीड़ा हूं या धूल, मैं अपनी हर एक जिंदगी को प्यार करता हूं। बोलते बोलते जब मैं अपने ख्यालों को सुलझाता हूं, तो मेरे मन के बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं। मार्शल आर्ट्स मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं उन्हें भी उतना ही चाहता हूँ। मैं अपना सर उठाता हूँ। जो इंटेंट अवतार ठंडे और बेरहम शब्दों में मुझसे बात कर रहे थे, वो गायब हो चुके हैं। सिर्फ मेरे सामने गैंग ची के गोले बचे हैं। मैं गैंग्सफेयर को बिखेर देता हूँ और अपनी मुट्ठी कस लेता हूँ। कितने साल लगेंगे इसका कोई मतलब नहीं। मैं अपनी जिंदगी को प्यार करता हूँ, चाहे सब कुछ फिर से शून्य पर आ जाए। मेरे पास सिर्फ एक याद बचेगी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मेरी ची और खून दोनों स्थिर हो जाते हैं। शायद मुझे कोई महान एनलाइटनमेंट नहीं मिला, लेकिन मैंने हार्ट डीमन को रोक दिया। फिर भी सीने में हल्की सी जकड़न बाकी है। लगता है जैसे मैं कुछ समझ सकता था। शायद ये भी मेरी कम टैलेंट की वजह से है। कोई बात नहीं, मुझे और वक्त डालना पड़ेगा। जैसे ही मेरी ची और खून पूरी तरह शांत होते हैं, सालों में जमा की हुई शक्तियां हरकत में आने लगती हैं। फिर भी इतना वक्त डालने के बाद मैं यहाँ तक तो आ ही गया हूँ। कुक कुक गुगुगुगुगुगुगुगु। वुड एट्रीब्यूट की एनर्जी उछल पड़ती है, एक बिंदु जैसी स्पिरिचुअल पावर बनाकर, और फिर बूम, वो फट जाती है। मेरे लोअर डैंटियन से एक जोरदार शॉकवेव निकलता है और हरे रंग की वुड एलिमेंट की एनर्जी का बादल ऊपर उठता है। पीला, काला, लाल, सफ़ेद, हरा। मैं 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन को पूरी तरह मास्टर कर चुका हूँ। हाँ, सांस छोड़ते ही 5 रंगों के बादल मेरे आसपास घूमने लगते हैं। क्या मुझे ची बिल्डिंग का ब्रेक थ्रू ट्राई करना चाहिए? मुस्कुराते हुए मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। 5 एलिमेंट्स एक दूसरे के पीछे घूमते हैं, मेरी रिकवरी रेट को ड्रामेटिक तरीके से बढ़ा देते हैं। सोचता हूँ इस बार ची बिल्डिंग ट्राई करने पर क्या होगा। कुक कुक कुकुकुकुकुकुकु। मैं 5 रंगों के बादल को अपने अंदर खींच लेता हूँ, लोअर डैंटियन को पूरी तरह भर लेता हूँ। बादल अंदर घूमते हैं और बीच की तरफ सिमटने लगते हैं। अब शुरू करते हैं। कुक कुक कुकुकुकुकुकु। मैं एक बेवकूफ़ सबसे अनजान तरीके से यहाँ तक चढ़ाया हूँ, सिर्फ जमा की हुई मेहनत और वक्त के दम पर। ची बिल्डिंग की दीवार चाहे कितनी भी मोटी हो, क्या वो मेरे सारे वक्त के बोझ को झेल पाएगी? बूम! मेरे अंदर 5 रंगों का एक सितारा रोशन होता है, लेकिन वो सितारा मेरे 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स के छोटे छोटे फर्क की वजह से कांपने लगता है और फिर उस पर दरार पड़ जाती है। क्रैक, स्नैप, बूम! आखिरकार एक और धमाका होता है। सितारा टूट जाता है और ची बिल्डिंग के लिए जमा की हुई सारी स्पिरिचुअल क्लाउड्स बिखर जाती हैं। जो कल्टीवेशन में ची रेजिंग 14 स्टार तक ले आया था, वो गिरकर 12 स्टार पर आ जाता है। हाँ, एक और नाकामी। लेकिन फिर हाँ, लगभग 20 सांसों के बाद कुक कुक कुगुगुगुगुगु शक्ति दोबारा मेरे लोअर एब्डोमेन में भरने लगती है।
जब मैं सिर्फ 4 मेथड्स मास्टर कर चुका था, तब भी मेरी स्पिरिचुअल पावर की रिकवरी इतनी तेज थी कि आधे दिन में पूरा कल्टीवेशन वापस आ जाता था। अब जब मैंने 5 एलिमेंटल मेथड्स मास्टर कर ली हैं, मेरी रिकवरी इतनी तेज हो चुकी है कि 14 स्टार ची रेजिंग की कल्टीवेशन 20 सांसों में पूरी तरह वापस आ जाती है। फिर से कुक कुक गुगुगुगुगुगु 5 रंगों के बादल को तेजी से वापस जमा करके मैं एक बार फिर ची बिल्डिंग का अटेम्प्ट करता हूँ। कूं कूं कूं। हर बार जब सितारा फटता है, मैं 5 एलिमेंट्स के फ्लो को ध्यान से देखता हूँ। 5 एलिमेंट्स का बदलाव बिल्कुल उन्हीं 5 एलिमेंटल मेथड्स के साथ मिलते हैं जो मैंने मास्टर की हैं। हर नाकामी के साथ मुझे फेलियर के रीजंस और ज़्यादा क्लियर दिखने लगते हैं। नाकामी पर नाकामी से भरी एक जिंदगी। ये सड़ी हुई नाकामियां जमा हो रही हैं और किसी दिन इन्हीं से एक बीज उगने वाला है। साथ ही हर बार 5 एलिमेंट्स के फ्लो को देखते हुए 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन की जो शक्ति मेरे अंदर बैठी है, वो धीरे धीरे एक संतुलन ढूंढने लगती है। अब तक जो मेथड्स मैंने सीखे हैं, उनमें अर्थ सरपासिंग पाथ की स्पिरिचुअल पावर थोड़ी ज़्यादा है, और जिस क्रम में मेथड सीखे गए थे, उसके हिसाब से एनर्जी में हल्की हल्की असमानता भी मौजूद है। फर्क इतना छोटा था कि मुश्किल से महसूस होता, लेकिन ये छोटे छोटे अंतर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस की तरफ बढ़ रहा था। हर बार जब ये छोटी खाइयां भरती थीं, मुझे महसूस होता था कि मेरी रिकवरी रेट थोड़ी सी और बढ़ गई, बहुत ही धीरे धीरे। 20 सांसों से 19 और आधी सांसों तक। और आगे कूं। मैं अपने लोअर डांटियन पर पूरा ध्यान जमाकर ट्रेनिंग जारी रखता हूँ। लगभग 10 साल और बचे हैं। इस वक्त के अंदर मुझे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। मैं शैटर्ड हेवन पीक के गहरे हिस्से में गुफा में घुस जाता हूँ और लगातार ची बिल्डिंग को चैलेंज करता हूँ। 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन के बीच स्पिरिचुअल पावर के नाजुक रेशियो को एडजस्ट करता रहता हूँ। इस दौरान किम योंग हुन भी मिलने नहीं आया। शायद वो कहीं और अपनी खुद की भयानक ट्रेनिंग और रियलाइजेशंस में डूबा हुआ था। और फिर कुछ महीने गुजर गए। योनह्युन, बाहर आओ। हाँ किम योंग, क्या वाओ! किम योंग हुन को देखकर मैं सच में हिला सा जाता हूँ। वो इतना दुबला हो चुका था कि हड्डी हड्डी दिख रही थी। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, जैसे एक जिंदा कंकाल खड़ा हो। उसके हाथ भी पूरे स्कैब्स से भरे हुए थे। वो सेबर को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि ऐसा लग रहा था जैसे स्कैब्स और सेबर आपस में घुलकर एक हो गए हों, जैसे उसका हाथ और तलवार जुड़ चुके हों। पिछले लगभग 50 दिन से मैं सिर्फ अपने इनर कोर की एनर्जी के सहारे जिंदा हूँ और एक पागल की तरह सेबर घुमाता रहा हूँ। और योनह्युन, 40 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिरकार मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। सन्नाटा। मैं अपनी कल्टीवेशन में इतना डूबा रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि किम योंग हुन क्या कर रहा था। अब मैं अपनी चढ़ाई शुरू करूंगा, तुम्हें दिखाने आया हूँ। हाँ, मैं अपनी कल्टीवेशन रोकता हूँ, अपनी जगह से उठता हूँ और किम योंग हुन के पीछे चल पड़ता हूँ। हम शैटर्ड हेवन पीक के निचले हिस्से में स्थित एक छोटी सी चोटी के सामने पहुँचते हैं। किम योंग हुन कमज़ोर और सूखा हुआ सा अपनी सेबर उठाता है। मैं धीरे धीरे समझाता हूँ अल्टीमेट के पार के रेल्म के बारे में। वो बोलना शुरू करता है। इस रेल्म के पार पहुँचने की कुंजी ये है कि इंसान के लिए सबसे मुनासिब कॉन्शियसनेस का रूप ढूंढा जाए। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स के फाउंडर ने पहले ये कोशिश की थी कि इंसानी कॉन्शियसनेस को भी डीमन बीस्ट्स की तरह एक ही रूप में बदला जाए, लेकिन बाद में उसने ये रास्ता छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि ये मार्शल आर्ट्स का सही रास्ता नहीं है। फिर उसने सोचा, डीमन बीस्ट्स अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी ही स्पीशीज के रूप में क्यों बदलते हैं। डीमन बीस्ट मेथड्स को रेफरेंस करते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये इसलिए होता है कि उनकी जन्मजात जंगली प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके, एनर्जी के साथ रेजोनेंस करके, और शरीर को उसकी सीमा तक मजबूत बनाया जा सके। समझाते हुए किम योंग हुन धीरे धीरे और शांत गति से सेवरिंग वेन सेबर मेथड चलाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस का रूप बदलने लगता है, मेरे अपर डांटियन को छेड़ते हुए। फाउंडर ने ये क्यों माना कि ये इंसान की असली कॉन्शियसनेस का रूप नहीं है?
मैंने इस पर बार बार सोचा और फिर बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स की गहरी सब्जेक्टिविटी में घुसते हुए मुझे एक बात समझ आई। उसकी सेबर मूवमेंट्स धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। इंसान जनजात रूप से ही यूनिक होते हैं। डीमन बीस्ट्स पहले बुद्धिहीन होते हैं और बाद में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जरिए समझते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी पर विचार करने की ज़रूरत नहीं होती और वो अपनी जंगली प्रवृत्ति को ही बढ़ाते हैं। लेकिन हम, जो पहले से ही बुद्धि रखते हैं, सोचने वाले जीव हैं। और जब हम सोच से भरी जिंदगी जीते हैं तो हर इंसान की चिंता उसकी जिंदगी अलग होनी ही है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे रोशनी से भर जाती है। इसलिए इंसान के लिए सबसे सही कॉन्शियसनेस का रूप वही होगा जो उस बात से जुड़ा हो जो उसने अपनी जिंदगी में सबसे गहरा सोचा है। वो रोशनी सुनहरी थी। पिछली जिंदगी के किम योंग हुन के जैसे नहीं, जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी जलाकर आगे बढ़ गया था। ये किम योंग हुन, जिसने अपना लक्ष्य पूरी जिंदगी सोच समझकर पकड़ा था, काफी स्थिर और परिपक्व लग रहा था। उस सुनहरी कॉन्शियसनेस के जरिए मुझे लगता है कि मैं उसकी जिंदगी के सबसे खुश पल देख पा रहा हूँ। परिवार के साथ सोने के पल, साथ बैठकर खाना खाना, एक बिल्कुल आम सी रोजमर्रा की जिंदगी, वो सब पल। किम योंग हुन के आसपास उसके 9 रूप प्रकट होते हैं। 9 गैंगस्फेयर्स उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। धीरे धीरे वो सब उसकी कॉन्शियसनेस में विलय होने लगते हैं। अपनी पूरी मार्शल आर्ट्स की जिंदगी में मैं सिर्फ एक चीज चाहता था, आसमान को चीरकर रोशनी की एक लकीर बन जाऊं और अपने परिवार के पास लौट जाऊं। योनहुन, तुमने कहा था कि जिंदगी मार्शल आर्ट्स में घुल जाती है। तुम सही थे। मेरी मार्शल आर्ट्स का स्वभाव जो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, वो इस जज्बे से भर गया कि मैं अपने परिवार के पास और भी तेजी से लौट सकूं। उसकी कॉन्शियसनेस ठोस होकर जमा हो जाती है। मुझे लगा था कि उसकी कॉन्शियसनेस एक सीधी रेखा बनकर उसकी तलवार में घुल गई होगी, लेकिन ध्यान से देखता हूं तो पता चलता है कि उसकी कॉन्शियसनेस खुद ही तलवार बन चुकी है। किम योंग हुन के लिए सबसे मुनासिब कॉन्शियसनेस का रूप एक सुनहरी सेबर था। कॉन्शियसनेस की तलवार और किम योंग हुन के हाथ में पकड़ी हुई सेबर एक हो जाती हैं। सेवरिंग वेन सेबर मेथड का अंतिम प्रहार पूरा होता है। एक पल में उसकी हर हरकत को बिना एक क्षण गंवाए मैं पूरी तरह देख लेता हूँ। एक पल के अलग ही लोक में, उस लोक में मेरी कॉन्शियसनेस उस किम योंग हुन से बात करती है जिसके हाथ में दहकती हुई सुनहरी तलवार है। उस जगह का नाम क्या है? पल भर के उस लोक में हम दोनों की कॉन्शियसनेस बात करते हैं। तुम क्या सोचते हो? बताओ कृपया। मैंने बहुत सोचा, लेकिन जवाब बिल्कुल साफ था। वो हल्की सी मुस्कान देता है। ये रेल्म बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स के फाउंडर के खून और आंसुओं पर बना है। मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं उस दर्द और इतिहास का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता जो इस रेल्म को पहली बार खोलने में लगा होगा। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स से लेकर बियॉन्ड द पाथ टू हेवन मार्शल आर्ट्स का एक नया इतिहास जो किम योंग हुन के खून से लिखा गया। अगर अल्टीमेट पिनिकल एक काल्पनिक रेल्म था तो ये उससे भी आगे है। फिर इसका नाम रखने का अधिकार सिर्फ पहले पायनियर को ही मिलता है। मुझे वो अधिकार नहीं है। इसलिए ये रेल्म अपने फाउंडर की इच्छा के अनुसार ही जाना जाएगा। जैसे ही सुनहरी कॉन्शियसनेस की तलवार और खून से भीगी हुई सेबर एक हो जाती हैं, पिछली साइकिल्स के किम योंग हुन की छवि मौजूदा किम योंग हुन पर चढ़ जाती है। नहीं, उसके पीछे उसकी पिछली सभी जिंदगियों के शव खड़े हैं। उसके खून से लिखा मार्शल आर्ट्स का इतिहास नए रेल्म के साथ एक हो जाता है। इसका नाम होगा बियॉन्ड द पाथ टू हेवन। अगले ही पल भर के उस लोक में रोशनी की तलवार इतनी तेजी से घूमती है कि मेरी 10 गुना तेज सोच भी उसे पकड़ नहीं पाती। सुनहरी चमक से आसमान और धरती के चारों कोने रोशन हो जाते हैं। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन, सरपासिंग रेडिएंट सेबर। रोशनी की एक लकीर स्पेस को चीरकर हमारे सामने खड़ी चोटी को 2 हिस्सों में काट देती है। धमाके की आवाज कुछ पल बाद गूंजती है और फिर एक भयानक विस्फोट होता है। यही मेरा अपना जीवन का रास्ता है, जहां तक मैं पहुंच पाया हूं।
आंखों में आंसू लिए किम योंग हुन मेरी तरफ मुड़कर देखता है। अब मुझे समझ आता है कि जिंदगी खुशी है उन सब पूर्वजों के लिए जिन्होंने मुझे आज का मैं बनाया, मेरे परिवार के लिए और जिंदगी के लिए। मैं आभारी हूँ। गिरती हुई चोटी से उठते धूल के बादलों के बीच किम योंग हुन हंसने लगता है, फिर और जोर से हंसने लगता है। चैप्टर 79 फेट 4। ओह, कितना सुंदर है, बेइंतहा चमकदार। मैं चुपचाप किम यंग हुन को देखता रहता हूँ। वो चमक रहा है। किम यंग हुन इतनी तेज रोशनी से चमक रहा है। लाजवाब, तुम वाकई कमाल हो। आमतौर पर मैं उसे खुली हुई मुस्कान देता या फिर झुककर अपना सम्मान दिखाता, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ चुपचाप उसकी उपलब्धि को देख सकता हूँ। वो जैसे खुद रोशनी बन चुका हो, शायद पिछले ऑर्डील के बाद बचे हुए हार्ट डीमन की वजह से। उसके सामने मैं खुद को बेहद छोटा महसूस करता हूँ। सच में बधाई हो। वो मेरी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, और फिर किम यंग हुन गिर जाता है। थुड। हाँ, सही है। महीनों तक बिना सही आराम और खाने के एक पागल की तरह सेबर घुमाते हुए ही वो इस रेल्म तक पहुंचा था। मैं जल्दी से किम यंग हुन को संभालता हूँ, उसे लिटाता हूँ और इलाज करता हूँ। उसे सोते हुए देखते हुए मैं एक कड़वी सी मुस्कान छोड़ देता हूँ। क्या ये जलन है? नहीं, ऐसा नहीं। ये मेरी अपनी टैलेंट की कमी का एहसास है। थोड़ी सी खालीपन और अपनी इनसिग्निफिकेंस का बोझ। जब वो अपनी टैलेंट को खिलाकर लगातार आगे बढ़ रहा है, मुझे वही फासला तय करने के लिए कई गुना ज्यादा वक्त चाहिए। उसकी रोशनी देखकर शायद इसीलिए मेरे दिल के साए और गहरे लगने लगे हैं। मुझे लगता है मेरी उम्मीद भी धीरे धीरे बुझ रही है। क्या मैं बचे हुए वक्त में की बिल्डिंग तक पहुंच पाऊंगा? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता। बैलेंस लगातार बेहतर होता जा रहा है, रिकवरी टाइम भी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी की बिल्डिंग अभी तक दूर है। 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन का रेशियो एडजस्ट करते हुए की बिल्डिंग को तोड़ना और मुश्किल होता जा रहा है। मेरी ना चेतना में वृद्धि हो रही है, न युद्ध कला में। ऐसा लगता है जैसे खुद आसमान मुझे जबरदस्ती रोक रहा है। अगर किस्मत का कोई आकर्षण होता है, तो आखिर कौन सी शक्ति मुझे अगले रेल्म में जाने से बांध रही है? क्या मैं सच में जिंदगी में नेक्स्ट रेल्म का बैरियर तोड़ पाऊंगा? भारी मन के साथ मैं कई दिनों तक किम यंग हुन की वाइटल एनर्जी को संभालता हूँ। कुछ दिन बाद किम यंग हुन आंखें खोलता है। किम ह्यूंग, अब ठीक लग रहा है? वो उठता है और कुछ देर तक मुझे गौर से देखता रहता है। किम ह्यूंग? दोबारा पूछने पर किम यंग हुन आखिरकार मेरी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। वो सिर हिलाता है। कोई परेशानी? वो सिर हिलाकर मना करता है। बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? वो फिर से सिर हिलाता है और एक अजीब सी मीनिंगफुल मुस्कान के साथ मुझे देखता है। ये क्या हो रहा है? किम यंग हुन उठता है, अपनी सेबर उठाता है और बाहर चला जाता है। वो थोड़ी देर आसमान को मुस्कुराते हुए देखता है, फिर पास के एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ जाता है, हाथ पर थोड़ी सी चिन टिकाकर मुझे देखने लगता है, जैसे वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं उसकी इंटेंट पढ़ लेता हूँ। उसकी इंटेंट क्यूरियोसिटी से भरी हुई है, इंटरेस्ट और एक एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन? क्या मतलब? क्या उसका इंट्यूशन महसूस कर रहा है कि मैं भी उसी की तरह किसी रेल्म तक पहुंचूंगा, या फिर वो बस एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं भी उसी रेल्म तक पहुंच जाऊं? किम युंग, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं जितना आप सोचते हो। लेकिन किम यंग हुन बिना कोई रिएक्शन दिए बस मुझे देखता रहता है। समय। कुछ देर बाद मैं सांस भरता हूँ,
अंदर जाता हूँ, अपनी कल्टीवेशन एडजस्ट करके मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। उस दिन के बाद किम यंग हुन का अजीब बर्ताव जारी रहता है। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन के रेल्म में पहुंचकर दोबारा होश में आने के बाद किम यंग हुन ने बोलना ही छोड़ दिया। ये अफेजिया नहीं था। कभी कभी वो बाहर जाकर ज़रूरी चीज़ें खरीदता और तब बोलता भी था, लेकिन उन मौक़ों पर भी वो मुझसे सीधी बात नहीं करता। वो मुझसे एक शब्द नहीं बोलता, बस हमेशा मुझे क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन भरी आंखों से देखता रहता। अगर मैं बोझ महसूस करता तो वो दूर किसी और पीक पर चला जाता, लेकिन मैं जानता था वो दूर से भी मुझे देख रहा होता। ये बहुत भारी लग रहा है, जैसे उसे बस ये जानने की जिज्ञासा हो कि कब मैं नेक्स्ट रेल्म तक पहुंचूंगा। नहीं, सिर्फ जिज्ञासा नहीं, उसे पूरा विश्वास है। कभी कभी मैं उससे मार्शल आर्ट्स गाइडेंस मांगता या बियॉन्ड द पाथ टू हेवन की मार्शल आर्ट्स को देखने को कहता, लेकिन वो बात टाल देता। वो मुझे कुछ भी सिखाना नहीं चाहता था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने विचार मुझसे छुपा रहा हो। इसका क्या मतलब है? मैं पागल होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन मुझे उसकी स्टांस को एक्सेप्ट करना पड़ा और मैं खुद ही मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता रहा। 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन को खुद ही एडजस्ट करता रहा। वक्त बीतता रहा। चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, किम यंग हुन शांत और धैर्य से मेरे आसपास एक दर्शक की तरह बना रहा। लगता है मैं सच में पागल हो जाऊंगा। ना वो कुछ बोलता, ना सिखाता, ना सलाह देता, ना बात करता। बस उन साफ ट्रांसपेरेंट आंखों से मुझे देखता रहता, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि एक दिन मैं भी उसी रेल्म तक जरूर पहुंचूंगा और वो दिन का इंतजार पूरी आस के साथ कर रहा है। कौन सा साल है? कितनी बार हो चुका है? फिर फेल हो गया। मैं बार बार फेल होता रहा और हर बार 5 एलिमेंट्स के बदलाव को और ध्यान से देखता रहा। इस तरह मैं लगभग 70% बदलाव समझ चुका हूँ। फिर भी की बिल्डिंग अभी तक नहीं आया। अगर बचे हुए 30% बदलाव समझ पाया तो शायद की बिल्डिंग तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन वक्त सच में खत्म हो रहा है। 1 महीना, 2, 3, मेरी जिंदगी अपने अंत के करीब है। भारी आंखों के साथ मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। ना मार्शल आर्ट्स, ना कल्टीवेशन, कुछ भी मुझे आगे नहीं ले जा पा रहा। मैं बस धूल हूँ। और फिर भी किम यंग हुन खुद एक धूल के कण की तरह दूर खड़ा मुझे आस भरी आंखों से देखता रहता है। थुड थुड। मैं किम यंग हुन के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक कल्टीवेटर होने के नाते मुझे अपनी लाइफ स्पैन का अंदाजा है। समय, तुम बियॉन्ड द पाथ टू हेवन में पहुंचने के बाद मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब तक तुम समझ ही गए होगे कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। कम से कम थोड़ी सी गाइडेंस तो दे सकते हो। वो सिर्फ हल्की सी कड़वी सी मुस्कान देता है। ठीक है, मैं मरने वाला हूं। तुम मदद नहीं करोगे, सलाह भी नहीं दोगे। मैं बस अलविदा कहने आया हूं। अगर इस बार मैं की बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किम ह्युंग, तुम ये खामोश कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो बियॉन्ड द पाथ टू हेवन में पहुंचने के बाद तुम्हारा चुप हो जाना मुझे परेशान और फ्रस्ट्रेट करता है। लेकिन तुम बेशक एक महान मास्टर हो जिसने एक नया रेल्म खोला है, इसीलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। एक नया रेल्म दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं किम यंग हुन को प्रणाम करता हूँ और धीरे धीरे शैटर्ड हेवन पीक के एक अलग कोने की तरफ चला जाता हूँ। सेओ उन ह्युन के अलविदा कहने के बाद किम योंग हुन उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखता रहता है और हल्की सी सांस भरता है। उन ह्युन, तुम समझ क्यों नहीं पाते? शायद ये नजरिए का फर्क था। किम योंग हुन देख सकता था, तुम पहले ही पूरे हो। सिर्फ एक हथियार गढ़ने तक नहीं, तुम उसे अपने हाथ में पकड़ चुके हो।
फिर भी तुम उसे चला क्यों नहीं रहे? जब बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंचने के बाद उसकी आंख खुली और उसने सेओ उन ह्योन को देखा तो वो इतना हैरान था कि बोल ही नहीं पाया। इस रेल्म में रहकर भी ऐसी चीज देख पाना वाकई हैरत अंगेज था। और सेओ उन ह्योन की वो चीज तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। किम योंग हुन के अंदाजे से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुलंद, बस एक बार दूर। उसे देखने के बाद से ही किम योंग हुन लगातार सेओ उन ह्योन के सबकॉन्शियस में मौजूद उस चीज से बात कर रहा था, उसे झिंझोड़ रहा था, रास्ता दिखा रहा था। उसने शब्दों या स्पारिंग से सिखाया नहीं, उसे डर था कि ऐसी शिक्षा कहीं उस एनलाइटनमेंट को धुंधला न कर दे। लेकिन अब सेओ उन ह्योन की मौत नज़दीक आ रही थी। क्या अब मुझे उसे सीधा बता देना चाहिए? तुम पूरे हो, बस एक बार चला दो, सब हो जाएगा। अगर मैं अभी बता दूं, क्या वो जाग पाएगा? किम योंग हुन दूर से सेओ उन ह्योन को कल्टीवेशन करते हुए देखता रहा। अचानक उसे उस चीज में अपनी ही परछाई दिख गई। बस किम योंग हुन ने अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने का फैसला किया। वो पहले की तरह ही करता रहेगा, उसके सबकॉन्शियस को लगातार स्टिम्युलेट करता रहेगा। उस पर भरोसा करते हैं। नहीं, उसके पास भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। जो भी उस चीज को देखता, उसे मानना ही पड़ता। अगर वो सच में अटक गया, तो मैं बस एक बार दिखा दूंगा। किम योंग हुन ने अपने जज्बात और जो कुछ उसने सेओ उन ह्योन के इनर वर्ल्ड में देखा था, उन पर भरोसा कर लिया। क्या तुम जानते हो, जब चाहे जितनी खाद डाल दो, फिर भी बीज अंकुरा ना बने तो कैसा लगता है? नाकामियों की खाद बार बार मिट्टी में डाली जा रही थी, फिर भी सफलता का अंकुर बाहर नहीं आ रहा था। क्वोंग क्वोंग क्वोंग, मैं बार बार ची बिल्डिंग को चैलेंज करता रहा। तारे टूटते रहे, 5 एलिमेंट्स एडजस्ट होते रहे और मैं फिर फेल होता रहा। जो पहले 20 सांसों में रिकवर होता था, अब सिर्फ 5 सांसों में हो जाता है, लगभग परफेक्ट। और फिर भी अंत तक पहुंचना नामुमकिन लगता है, जैसे किसी इरैशनल नंबर का एग्जैक्ट एंड ढूंढना हो। चाहे जितना भी एडजस्ट कर लूं, मंजिल पास ही नहीं आती। आखिर मुझे करना क्या चाहिए? जो भी करता हूं, एंड दिखाई ही नहीं देता। क्वोंग, एक बार फिर स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार फट गया। हर बार ये फट क्यों जाता है? सच बताऊं तो 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन को पूरी तरह मास्टर करने और रेशियोज को एक्सट्रीम तक ले जाने के बाद क्या ये काफ़ी नहीं होना चाहिए था? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आखिर क्या? झुंझलाहट मेरे अंदर उबलने लगती है, जैसे रगों में खून फट जाएगा। तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? तभी मेरी आंखें झपकती हैं और मैं दूर की तरफ देखता हूँ। वो तो किम योंग हुन खड़ा होता है और तलवार घुमाना शुरू करता है। हाँ, ये एक स्वॉर्ड डांस है, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। पहले मूव से लेकर 24वें मूव तक उसकी तलवार हवा को चीरती हुई चलती है। सारे मूव्स पूरे करके वो तलवार को शीथ में डाल देता है और बैठ जाता है। बस इतना ही। क्या वो मुझे कुछ बताना चाहते थे? पर क्या? मैं तो कल्टीवेशन के बारे में सोच रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं। फिर भी किम योंग हुन की सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप मेरी आंखों से जाती ही नहीं। उसने मुझे यही क्यों दिखाया? अगर मुझे एनलाइटन करना था, तो क्या उसे अपनी बियॉन्ड द पाथ टू हेवन की पिनिकल टेक्निक सरपासिंग रेडिएंट साइबर नहीं दिखानी चाहिए थी? नहीं, एक छोटा आदमी मास्टर के इरादों को कैसे समझेगा? जरूर कोई वजह होगी। अजीब बात यह है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप मेरे दिमाग में लंबी देर तक बसी रहती है। काफी सोचने के बाद मुझे वजह समझ आती है। आहा, वो सिर्फ सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं थी, वो मेरी सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप थी। मेरी पॉस्चर, मेरी आदतें, मेरी इंटेंट की डायरेक्शन, मेरी एनर्जी का फ्लो, सब कुछ। इसीलिए मैं इतना प्रभावित हो गया।
उसने मुझे मेरी ही स्वॉर्ड्समैनशिप क्यों दिखाई? मैं अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की कमियों के बारे में सोचता हूँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चाहे मैं कितना भी डल क्यों ना हूँ, मैं अल्टीमेट पिनिकल के एक्सट्रीम तक पहुँचा हुआ मास्टर हूँ। किम योंग हुन ने जो सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप दिखाई, उसमें बिना मजाक के कोई फ्लॉ नहीं था। हर फ्लो में परफेक्ट और स्टेबल। क्या कोई छिपी हुई कमी है जो मुझे नहीं दिख रही? शायद बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंचने वाले जीनियस की नज़र से शायद उसे वो दिख रहा हो जो मुझे नहीं। मैं और गहरा सोचता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तब सोचते सोचते मैं किम योंग हुन का इरादा समझ जाता हूँ। वो मुझे दिखाना चाहते थे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हौसला देने के लिए मैं पूरा हूँ। मैं सर हिला देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे काफ़ी आगे का मास्टर है, एक बेमिसाल प्रोडिजी। मेरी कमियां उसे कैसे नहीं दिखेंगी? लेकिन अगर मुझसे काफ़ी ऊपर खड़ा मास्टर भी मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा, तो शायद सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मेरी मार्शल आर्ट्स पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। जिंग, कंप्लीशन। इस सोच के साथ मेरे दिल के अंदर कुछ गूंज उठता है। ये फीलिंग वैसी ही है जैसे किम योंग हुन ने कहा था कि बियॉन्ड द पाथ टू हेवन हर इंसान के जीवन के हिसाब से अलग होता है। कुछ मेरे दिल को छू जाता है। जिंग, जैसे कोई मेरे दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं इस एहसास की फितरत पर गौर करता हूँ। ये झंझनाहट मुझे याद है जब मैं अपने शिष्यों के इंटेंट के रंग देख रहा था, जब अपने गुरु के साथ पढ़ते हुए उसके दिल को समझ रहा था, जब मैंने किम योंग हुन को बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंचते देखा था। ये एहसास तो, ये जिंदगी को सीधे छूने का एहसास है। हाँ, मेरे सीने के अंदर जो खटखटा रहा है वो और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कंप्लीशन और लाइफ शब्दों पर मेरा दिल इतना क्यों कांप गया? शायद इसलिए क्योंकि मेरी सारी पिछली जिंदगियां अपने आप में पूरी थीं। उस पल मैं आखिरकार एक आवाज़ सुन पाता हूँ, जो मेरे दिल के कांपने के साथ महसूस होती है। मैं दूर खड़े किम योंग हुन को देखता हूँ। वो खामोश नहीं था, वो तो शुरू से ही मुझसे बात कर रहा था। मुझे गुस्सा आता है। मुझे नाइंसाफ़ी महसूस होती है। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? इतनी भाषाएं सीखने के बाद, अलग अलग देशों की, हत्ता की डेमन रेस की, अगर मैं दिल की भाषा ही नहीं समझ पाया तो सब किस काम का? किम योंग हुन लगातार मुझसे बात करता आ रहा था, मेरे सबकॉन्शियस को झंझोड़ता हुआ, मुझे बताता हुआ कि मैं पहले ही कंप्लीट हो चुका हूँ, बस उसे चलाना बाकी है। लेकिन मेरे पास टैलेंट नहीं है। मैं दांत भींच लेता हूँ, आंखों से आंसू बहते हुए। टैलेंट? शैटर्ड हेवन पीक के बिल्कुल शिखर पर बैठा किम योंग हुन सामने वाले पीक पर खड़े सेओ एंड ह्यून को रोते हुए देखता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो सोचता है, इस मोड़ पर टैलेंट का मतलब ही क्या रह जाता है? चाहे मैं स्वर्ग से भेजा गया जीनियस हूँ या तुम स्वर्ग से त्यागा गया डालर्ड, बात इसकी नहीं है कि किसके पास टैलेंट है और किसके पास नहीं। बात उन लोगों की है जिन्होंने जिंदगी का मतलब ढूंढ लिया और उनकी जो अभी ढूंढ रहे हैं। मैंने अपना मतलब पा लिया, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास एक चीज़ है जो मेरे पास नहीं। तुम अपनी जिंदगी को सबसे अच्छा जानते हो। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन की शक्ति से प्रभावित होकर दिल से दिल तक किम योंग हुन की विल पहुंचती है। थंप, उसकी विल मुझे छू जाती है। उसके शब्द सुनते ही मेरे मन में अचानक साफ साफ रोशनी हो जाती है। यही तो मैंने पहले भी महसूस किया था जब मैंने उसे देखा था। कल्टीवेटर्स के बीच निराशा में डूबे हुए पुराने किम योंग हुन की तस्वीरें मेरी आंखों के सामने उभर आती हैं। स्वर्ग से आशीर्वाद मिला हो या ठुकराया गया हो, हम दोनों किस्मत के नीचे चीखते हुए एक जैसे ही तो हैं। अगर हम फेट के सामने एक जैसे हैं और अगर हम दोनों में फेट को चैलेंज करने की विल है, तो फिर हम अलग कैसे हुए?
किम योंग हुन के दिल की आवाज़ सुनते हुए मैं अपने दिल के अंदर झांकता हूँ, उस सच का सामना करता हूँ जिसे मैं काफ़ी समय से नज़रअंदाज करता आ रहा था। क्या मैं अनजाने में निराश हो चुका था? 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन का रेशियो असली प्रॉब्लम नहीं था। ऐसी चीज़ें एक हद तक ठीक हो जाएं तो बाद में संभाली जा सकती हैं। की बिल्डिंग को चैलेंज करने की मेरी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं थी, फिर भी मैं रुक गया। शायद इस डर से कि अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो चाहे मेरी लाइफ स्पैन जितनी भी बढ़ जाए, कुछ बदलेगा नहीं। फेट के अट्रैक्शन से भागना सिर्फ शक्ति का सवाल नहीं होता, ये विल का भी सवाल होता है। शायद मैं अपनी ही किस्मत के अट्रैक्शन से पालतू बन चुका था। धन्यवाद योंगहुन ह्योंगनिम। उसके दिल को स्वीकार करते ही मैं अपनी हिचकिचाहट छोड़ देता हूँ। तो बात ये थी, पिछली बार जब हार्ट डीमन आया था, मैंने उसे भगा दिया था ये कहकर कि मार्शल आर्ट्स मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हुई थी। अब समझ आता है क्यों। बात सिर्फ चेरिश करने की नहीं थी। रियल मी लॉन्चेस, एड्स फेड इनटू नथिंगनेस। मैं तो हमेशा से ही चेरिश करता आया हूँ। बात सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करने की भी नहीं थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी बेस्ट देते हुए ही जीता आया हूँ। चाहे टैलेंटेड हूँ या नहीं, मैंने हर पल कोशिश की, हर एफर्ट को संभाल कर रखा। मेरी कई जिंदगियों की जमा हुई उदासी एक साथ फूट पड़ती है और हार्ट डीमन बनकर टैलेंट के डर में बदल जाती है। डलर्ड हो या जीनियस, ये बात ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि हम जिंदगी को कितना प्यार करते हैं और खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। कू 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 कू। मेरे दिल के सारे अंधेरे एक पल में धुल जाते हैं। सारी हिचकिचाहट साफ हो जाती है। मैं फिर से फोकस पा लेता हूँ और दोबारा की बिल्डिंग को चैलेंज करता हूँ। मैं बेवकूफ़ों की तरह रेशियो एडजस्ट कर रहा हूँ कि बहाने वहीं खड़ा रहा था। रेशियो? बेकार बात। मेथड को मैं क्यों फॉलो करूं? मेथड को मेरे हिसाब से ढलना चाहिए। 5 स्पिरिचुअल क्लाउड्स मेरे दंटियान में घूमने लगते हैं। जो हिस्सा थोड़ा सा भी उभरा हुआ था, मैं बिना हिचकिचाहट स्वॉर्ड गैंग से काटकर उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देता हूँ। स्पिरिचुअल पावर कम होती है, लेकिन पांचों एलिमेंट्स मिलकर जबरदस्ती बैलेंस बना लेते हैं और पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं। 5 एलिमेंट्स का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। उसी पल मुझे महसूस होता है जैसे 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टीवेशन पूरी तरह एक में मिल गए हों। एक अजीब सा एहसास। कू 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 कू। मैं की बिल्डिंग को चैलेंज करता हूँ। पूरी तरह मर्ज की गई 5 रंगों की स्पिरिचुअल एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार बनाती है। वो टूट जाता है, लेकिन आधी सांस से भी कम वक्त में फिर से बन जाता है। कुओंग कुओंग कुओंग। दिन रात बिना वक्त का होश रखे मैं फोकस करता रहता हूँ। और फिर मेरे दिल में दर्द उठता है। फिर से मेरी लाइफ स्पैन खत्म हो रही है। अगर बस थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, की बिल्डिंग बिल्कुल पास है। अगर हिम्मत है तो मेरी जान ले लो। मैं आसमान की तरफ देखकर चुनौती देता हूँ। देखते हैं पहले डिवाइन पनिशमेंट गिरती है या मैं की बिल्डिंग पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल इंटीग्रेटेड 5 स्पिरिचुअल एनर्जीज घूमती हुई अनंत बदलाव पैदा करती हैं। ये बदलाव ज़बरदस्ती स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को दबा देते हैं। की बिल्डिंग बिल्कुल हाथ भर दूर। थुम थुम थुम। गैंग ची से अपने दिल की धड़कन को और तेज करता हूँ। मैं धूल के बराबर हूँ, लेकिन जानते हो, सितारों का जन्म भी धूल से होता है। धूल जमा होती है, नेब्यूला बनती है, और वहीं से सितारे पैदा होते हैं। पांचों एलिमेंट्स चमक उठते हैं। स्टार क्लाउड के अंदर कई बार टूट फूट के बाद फिर से जन्म लेता है। बस अब शायद मेरी एकाग्रता इतनी गहरी हो चुकी थी, मुझे पता भी नहीं चला कि कब रात बीत गई और सुबह हो गई। थोड़ी देर बाद काले बादल आसमान पर छा जाते हैं। अब क्या होगा? बिजली गिरेगी या मैं की बिल्डिंग पहुंच जाऊंगा? एक डिसाइसिव पल। ग्रर्र। नीली बिजली बादलों के बीच दौड़ती है। आसमान बिजली की शक्ति से भर जाता है। थुम थुम। हेवेंस। थुम। मैं फेट से आज़ाद होकर रहूंगा। फ्लैश। आसमान नीला हो जाता है।
अगले ही पल दूर से मुझे किम योंग हून का दिल सुनाई देता है, जैसे वो मेरे सामने ही खड़ा हो। एन ह्यून चलाओ, वो पहले ही तुम्हारे हाथ में है। आह! जिंदगी और मौत के किनारे आकर ही मैं उसके शब्दों का मतलब समझ पाया। परिवार के लिए तड़प और घर लौटने की इच्छा से किम योंग हून ने सरपासिंग रेडियंट सैबर बनाई, जो स्पेस और लाइट से भी आगे निकल जाती है। वही उसकी जिंदगी का मतलब था। तो मेरा क्या? मैं फेट से आज़ाद होना चाहता था। कितनी बार मैंने किस्मत के नीचे टूट टूट कर संघर्ष किया। किम योंग हून की तरह जो आसमान में उड़ता है, मैं भी उड़ना चाहता था, फेट से परे, आज़ादी की तलाश में। उसकी लॉन्गिंग ने उसकी मार्शल आर्ट्स को स्पेस से भी तेज बना दिया। मैं अपनी फेट से भागने की इच्छा अपनी मार्शल आर्ट्स में घुला देता हूँ और अपनी टेक्निक्स को अनंत रूप से मुक्त कर देता हूँ। एक पल में मुझे अपनी कॉन्शियसनेस का सबसे ऑप्टिमाइज्ड रूप मिल जाता है, एक तलवार। फेट से भागने की लालसा रखने वाली तलवार अपना आकार छोड़ देती है, बेरूप हो जाती है, ट्रांसपेरेंट कॉन्शियसनेस में बिखर जाती है। श्वैक! मेरे शरीर से निकले गैंग स्फीयर्स उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं और उसे साकार बना देते हैं। क्वारूम! नीली बिजली सीधी मेरी तरफ गिरती है। लाइटनिंग प्रिडिक्टिंग आई से मैं उसका एग्जैक्ट पॉइंट देख लेता हूँ। रंगहीन शून्य को अपने सामने पकड़कर मैं आसमान की तरफ वार करता हूँ। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन। फॉर्मलेस तलवार बिजली को काट देती है और उसके परे के घने बादलों को भी चीर देती है। फॉर्मलेस स्वॉर्ड। आसमान सीधा वर्टिकल फट जाता है। उस दरार से सुबह की रोशनी बह पड़ती है। कुगुंग कुकुंग कुकुगुंग। कहते हैं दंटियान दिल का खेत होता है। मेरे दिल के खेत में, जहां मैंने सारी हिचकिचाहट हटा दी थी और मिट्टी को खाद से सींचा था, अब अंकुर फूटने लगते हैं। सफर लंबा था, बहुत लंबा, लेकिन आखिरकार मैं पहुंच गया हूं। चैप्टर 80 ची बिल्डिंग, इंग्लिश नॉवल वर्जन। पांचों तत्व एक परफेक्ट चक्र बना लेते हैं। 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन। 5 एलिमेंट्स को पार करते हुए मैं सच में कल्टिवेशन के रास्ते में कदम रख देता हूँ। पीला, काला, लाल, सफ़ेद और हरा, 5 स्पिरिचुअल क्लाउड्स मेरे दांतियन में घूमने और सिकुड़ने लगते हैं। कुगुगुगुगु। अब शुरू होता है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार जन्म लेता है। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट से आने वाली टेढ़ी मेढ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन के पांचों मेथड्स के बदलाव से रोक दी जाती है। दबा दो। दांतियन के अंदर घूमते हुए 5 एलिमेंट्स के बदलाव अपना क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाते हैं और फिर 5 एलिमेंट्स के ये बदलाव स्पिरिचुअल रूट्स की सारी ट्विस्ट्स को ही निगलना शुरू कर देते हैं। वू वू वू। हजारों बार, 10,000 बार, लाखों बार मैं बेशुमार बार ची बिल्डिंग को चैलेंज कर चुका हूँ। मैं 5 एलिमेंट्स के सारे बदलाव समझ चुका हूँ। कुगुगुगुगु। 5 एलिमेंट्स के सारे बदलाव मेरी हाथ की रेखाओं तक उठ जाते हैं और 5 रंगों वाला स्टार धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। पाट। सिर्फ एक स्पिरिचुअल पावर के बिंदु के बिल्कुल अलग एक चमकता हुआ रोशनी का गोला मेरे दांतियन के अंदर प्रकाशमान हो जाता है। मैड लॉर्ड के शब्द याद आते हैं। फेट के फ्लो को बनाना, लाइफ स्पैन को बढ़ाना। यूनिफाइड स्पिरिचुअल मेरिडियन के थ्रू स्पिरिचुअल पावर घूमती है और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार में समा जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार उसे कंप्रेस करके प्योर स्पिरिचुअल फोर्स बना देता है। ये प्योर स्पिरिचुअल फोर्स पूरे स्पिरिचुअल मेरिडियन में घूमता है और मेरा पूरा शरीर उसे अपनाना शुरू कर देता है। क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार खुद ही प्योर स्पिरिचुअल फोर्स को बिगड़ने से रोकता है, इसलिए चाहे वो अपर दांतियन हो या दिल, सब जगह सेफ है। कुकुकुकुगु। ज्ञान ची या कह लो प्योर स्पिरिचुअल फोर्स अब मेरे पूरे शरीर में बह रहा है। थम्प थम्प थम्प।
अब मुझे दिल को ज़बरदस्ती गैंग ची से कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं। गैंग ची खुद ब खुद स्पिरिचुअल मेरिडियन में बह रहा है और मेरी लाइफ स्पैन बढ़ा रहा है। आसमानी ची में बदलाव होता है। मेरे फेटेड स्टार के आगे एक नया पोजीशन बन जाता है और स्वर्ग मुझे 300 साल और जिंदगी देता है। अगर कल्टिवेशन फेट की कंटिन्यूटी बनाना है सितारों की तरह, तो शायद कल्टिवेशन का अंतिम रूप स्वर्ग जैसा बनना ही है। इमॉर्टैलिटी के रास्ते पर मुझे हल्की सी समझ मिलती है। ची रिफाइनिंग के मुकाबले अब मेरी सेलेस्टियल एनर्जी पढ़ने की क्षमता थोड़ी और बढ़ गई है। अब सिर्फ आसमान को देखकर ही मैं बड़े शुभ अशुभ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अब वक्त का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलेगा। कोर फॉर्मेशन पर 300 साल और मिलेंगे, कुल 600 साल की लाइफ स्पैन। नेसेंट सोल पर और 600 साल, लगभग 1200 साल की लाइफ स्पैन। और अभी ही ची बिल्डिंग पर पहुंचकर मुझे पहले ही 300 साल मिल चुके हैं। ग्रर्र। शैटर्ड हेवन पीक के ऊपर जमा हुए काले बादल धीरे धीरे छट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं अपने विचार संभालता हूँ और जोर से हंस पड़ता हूँ। मेरी हंसी पूरे पीक में गूंज जाती है। आखिरकार, कई जन्मों के बाद, आखिरकार मैंने फेट को पार कर लिया। फेट से आगे, लाइफ स्पैन की सीमा से आगे। कुरुरुक। अब मैं सच में किम योंग हुन के शब्दों को समझता हूँ कि जिंदगी ही आनंद है। मार्शल आर्ट्स के जरिए मैंने खुद को नया रूप दिया और एक और ऊंचा एनलाइटनमेंट पाया। फेट को पार करने के बाद मुझे 300 साल और मिले हैं। मैं कैसे आभार न मानूं। एक बार फिर मैं अपनी ची बिल्डिंग की उपलब्धि को महसूस करता हूँ, प्योर स्पिरिचुअल फोर्स को पूरे शरीर में छोड़ते हुए। अभी मैं सिर्फ एक पतली सी धार प्योर स्पिरिचुअल फोर्स की बना सकता हूँ, क्योंकि कन्वर्जन का सोर्स सिर्फ एक ही है, वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार। लेकिन कोई शक नहीं, ये प्योर स्पिरिचुअल फोर्स ही है। और गैंग ची के साथ ये लगातार चलने वाली डिफेंसिव गैंग ची जैसा है। ची रिफाइनिंग तक कल्टिवेटर्स चाहे स्पेल्स यूज़ कर सकें, फिर भी थोड़े बहुत इंसान जैसे ही होते हैं। लेकिन ची बिल्डिंग से इंसानियत से परे जाने की शुरुआत होती है। गैंग ची पूरे शरीर में बहने के कारण स्वॉर्ड एनर्जी या स्वॉर्ड सिल्क जैसे अटैक्स मेरी डिफेंस को छू भी नहीं सकते। अगर प्योर स्पिरिचुअल फोर्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो स्वॉर्ड गैंग भी बेअसर हो जाता है। जब तक गैंग स्फीयर लेवल का अटैक ना हो, नॉर्मली बह रही डिफेंसिव गैंग ची काफ़ी है। ऊपर से प्योर स्पिरिचुअल फोर्स वाइटैलिटी भी बढ़ा रहा है। मकली क्लैन के उस ची बिल्डिंग पिल रिफाइनिंग एक्सपर्ट की तरह, जिसके कई ऑर्गन्स निकल जाने के बाद भी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स उन्हें दिनों तक चलाए रखता है, जब तक सिर, दिल या दांटियन को सीरियस चोट ना लगे। और भी है, इंटरनल एनर्जी को प्योर स्पिरिचुअल फोर्स से कवर करने पर स्वॉर्ड गैंग बनता है। ऐसे में मेरे शरीर में बह रही प्योर स्पिरिचुअल फोर्स को इनर कोर में फ्रीली डालकर मैं लगभग इन्फिनिट गैंग ची आउटपुट निकाल सकता हूँ। सच कहूँ, मेरे शरीर में बह रही कोई भी एनर्जी मैं जितनी चाहूँ उठाकर इनर कोर में यूज़ कर सकता हूँ, बिना किसी नोटिसेबल फ़र्क के। ची बिल्डिंग पर पहुंचकर सबसे बड़ी बात, मेरी कॉन्शियसनेस और भी बढ़ गई है। स्विश, मैं अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड छोड़ता हूँ, फिर मेरी कॉन्शियसनेस वापस अपने असल स्फेरिकल डोमेन में आ जाती है और मुझे घेर लेती है। वुश, लगभग 3 जांग यानी करीब 9 मीटर के दायरे में सब कुछ मेरी कॉन्शियसनेस से ढक जाता है। जैसे जैसे मैं ची बिल्डिंग में आगे बढ़ूंगा, ये डोमेन और भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं इस जन्म में ची बिल्डिंग तक नहीं पहुंचता, तो अगले जन्म में मेरी कॉन्शियसनेस का साइज वही रहता और सिर तुरंत फटता नहीं। लेकिन अब जब ची बिल्डिंग हो चुकी है और जिंदगी भी बढ़ी है, तो इस साइज को देखकर, लेकिन थोड़ी देर सोचने और कॉन्शियसनेस को घुमाने के बाद मुझे बियॉन्ड द पाथ टू हेवन के रेल्म से जवाब मिल जाता है। स्वूश,
मेरी कॉन्शियसनेस फॉर्मलेस स्वॉर्ड में बदल जाती है। जैसे ही मैं अपनी विल एक्टिवेट करता हूँ, ये पूरी तरह स्प्लिट हो जाती है और मेरे इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये बिना इंटरनल एनर्जी के भी मुमकिन है। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन पहुंच चुका होने के कारण प्योर कॉन्शियसनेस को संभालने की मेरी स्किल काफ़ी बढ़ चुकी है। अगली जिंदगी में अगर मैं उठते ही फॉर्मलेस स्वॉर्ड को स्प्लिट कर दूं, तो अपर डांटियन ओवरलोड से बच जाऊंगा। फिलहाल तो चैन मिल गई। कम से कम अब सिर के बार बार फटने के लूप में फंसने का खतरा नहीं। स्वूश! मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड को वापस बुला लेता हूँ। अब मैं आने वाले समय के कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में सोचता हूँ। अब जब 300 साल मिल गए हैं तो आराम से सोच सकता हूँ। अब तक 50 साल की लाइफ स्पैन की वजह से मैं हमेशा जल्दी में रहता था, लेकिन अब एक ही जिंदगी में 300 साल मिलने पर मेरा मन अजीब सा शांत हो गया है। ची बिल्डिंग के स्टेजेस मोटे तौर पर 4 होते हैं। लोग उन्हें कैजुअली अर्ली, मिड, लेट और ग्रैंड परफेक्शन कह देते हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल नाम होते हैं। ची रिफाइनिंग में जहां हर स्टेज को स्टार कहते हैं, ची बिल्डिंग में उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टलेशन: हॉर्न, नेक, रूट, रूम, हार्ट, टेल, विनोइंग बास्केट। सेकेंड कॉन्स्टलेशन: लैडल, बुल, गर्ल, एम्प्टीनेस, रूफटॉप, चेम्बर, वॉल। थर्ड कॉन्स्टलेशन: लेग्स, बॉन्ड, स्टमक, हैरी हेड, नेट, बीक, ट्रिपल स्टार्स। फोर्थ कॉन्स्टलेशन: वेल, घोस्ट, विलो, स्टार, एक्सटेंडेड नेट, विंग, चैरियट। ये सब एस्ट्रल रेल्म के 28 सितारों से जुड़े होते हैं। ची बिल्डिंग कल्टिवेटर्स फर्स्ट कॉन्स्टलेशन के स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार से शुरू करके फोर्थ कॉन्स्टलेशन के 28 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार तक पहुंचते हैं। दांतियन में सारे 28 स्पिरिचुअल एनर्जी स्टार्स बनाना यही ची बिल्डिंग का ग्रैंड परफेक्शन है। ची रिफाइनिंग के दौरान किया गया 7 स्टार्स रिचुअल ची बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। इस रिचुअल में 28 कॉन्स्टलेशन स्टार्स में से 7 के नाम उधार लेकर स्वर्ग धरती का आशीर्वाद मिलता है। कौन सा कॉन्स्टलेशन चुना गया उस पर डिपेंड करता है कि ची बिल्डिंग के किस स्टेज में मदद मिलेगी। इस बार मैंने अज्योर ड्रैगन के 7 स्टार्स का रिचुअल किया था, तो फर्स्ट कॉन्स्टलेशन में मुझे फायदा मिलेगा। अचानक मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आती है। आमतौर पर ज्यादातर कल्टिवेटर्स अपनी पूरी जिंदगी में 7 स्टार्स रिचुअल सिर्फ 2 बार करते हैं, जब तक टाइमिंग गलत ना हो या कोई बहुत रेयर चीज जैसे हेवनली रिजेक्शन ना हो जाए। आमतौर पर 7 स्टार्स रिचुअल का आशीर्वाद सिर्फ 7 स्टार्स का होता है, और कौन से कॉन्स्टलेशन चुना उसी हिसाब से ची बिल्डिंग में मदद मिलती है। कम टैलेंट वाले अक्सर फर्स्ट या सेकंड कॉन्स्टलेशन चुनते हैं, ताकि अर्ली या मिड स्टेजेस जल्दी पार करके लेट स्टेजेस पर फोकस कर सकें। मेरी कर्स्ड रिग्रेशन एबिलिटी कभी-कभी काम आ जाती है। मेरे केस में हर रिग्रेशन के साथ कल्टिवेशन पूरी रीसेट हो जाती है और मुझे 7 स्टार्स रिचुअल दोबारा करना पड़ता है। तो अगर इस जन्म में फर्स्ट कॉन्स्टलेशन का आशीर्वाद लेकर उस स्टेज को अच्छी तरह समझ लूं और अगले जन्म में पहले से नॉलेज के साथ फर्स्ट कॉन्स्टलेशन स्किप करके सेकंड कॉन्स्टलेशन का आशीर्वाद लूं, तो सारे चारों कॉन्स्टलेशंस के आशीर्वाद लेकर ची बिल्डिंग का ग्रैंड परफेक्शन पाना इतना दूर का सपना नहीं लगता। शायद ची बिल्डिंग ची रिफाइनिंग से थोड़ा आसान ही हो। मेन ची बिल्डिंग के बारे में गहरी सोच में डूबा ही था कि किम यंग हुन मेरी तरफ आता है। लगभग 10 साल बाद उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। लगता है शैटर्ड हेवन पीक पर बसे हुए अलग अलग कल्टिवेटर क्लैंस के लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। आसमान बिजलियों से फट रहा था, बादल छट रहे थे, ऐसे में लोगों का यहाँ आना बिल्कुल नेचुरल था। फिर जैसे ही मैं शैटर्ड हेवन पीक कहने वाला होता हूँ, क्रैक! अचानक मेरी आंखों के सामने बिजली चमकती है और पूरा आसपास एक अजीब रोशनी में डूब जाता है। एक ही पल में मुझे समझ आ जाता है, मैं किसी और जगह पहुंच चुका हूँ। ये क्या है? मैं अलर्ट होने ही वाला होता हूँ कि मुझे रियलाइज होता है मेरा फिजिकल बॉडी गायब हो चुका है। मैं सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के रूप में इस अजीब दुनिया में खिंचा चला आया हूँ। सिचुएशन क्या है यहाँ? मैं कंफ्यूज होकर चारों तरफ देखता हूँ। हुश! क्रैकल क्रैकल! ये अजीब स्पेस हर रंग की बिजलियों से भरने लगता है। लाल,
नीला, सुनहरा, सफ़ेद, जेड, गुलाबी, गहरा लाल। और इस बिजलियों के समुद्र के बीच एक काली परछाई उभर कर आती है। मेरा पूरा शरीर टेंस हो जाता है। उसका कोई क्लियर शेप नहीं, पूरा का पूरा बस एक अंधेरा सा शैडो, जैसे कोई भूतिया आकृति। पर उसका ऑरा घोस्ट जैसा नहीं लगता, ज्यादा किसी बिजार फैंटम जैसा महसूस होता है। जैसे ही मैं उसे ध्यान से देखता हूँ, ड्रिप आ, आ, उस शैडो के चेहरे के आसपास जहां आंखें होनी चाहिए, खून बहने लगता है, जैसे कोई बदला लेने वाली आत्मा खूनी आंसू बहा रही हो। मैं यांग सुजिन हूँ, गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट का पहला सेक्ट मास्टर। मैं तुम्हारे सामने अपनी फेट का बचा कुछा साया हूँ, और तुम अगले युग के एंडर हो। यांग सुजिन? मैंने शैटर्ड हेवन पीक के अंदर फेट का एक ऐसा अट्रैक्शन बनाया है जो एंडर्स को यहाँ खींच लाता है। इसलिए कोई भी एंडर कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आता है। पर एक एंडर का जो अपनी फेट को जाने बिना एक कीड़े से भी कम होता है, यहाँ आकर हेवनली लाइटनिंग से बच जाना और फिर शैटर्ड हेवन कह देना, ये एक नामुमकिन चमत्कार है। पर बिना चमत्कार के वो तुम्हें नोटिस किए बिना नहीं रहेगा। बिजली सरसराने लगती है, उसके इर्द गिर्द की लाइटनिंग धीरे धीरे खून लाल हो जाती है। फ्यूचर के एंडर, चाहे तुम हो या तुम्हारे बाद कोई और, या हजारों लाखों पीढ़ियां बाद, अपनी फेट कभी रिवील मत करना। चाहे तुम 3000 वर्ल्ड्स के किसी कोने में हो, वो जान जाएगा तुमने क्या पाया है। सिर्फ अपनी फेट छुपाकर रखना तुम्हारी एक लौती पतली सी उम्मीद है। बिजली और तेज हो जाती है, खून के आंसू और बहने लगते हैं। अगर तुम अपना राज पहले ही बता चुके हो, तो समझ लो वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। फिर अपने देश लौटने का सपना छोड़ दो, फेट के कर्ज से भागने का ख्याल भी छोड़ दो, कल्टीवेशन भी छोड़ दो। आम इंसान की तरह जियो और आम मौत मरो। अपनी जन्मभूमि भूलकर ही एक एंडर को शांति मिल सकती है, जो अपनी फेट रिवील कर चुका हो। उसकी शैडो खून से पिघलने लगती है। मैं भी कभी अपनी फेट बता बैठा था और आज इस हाल में हूँ। इसलिए मेरी वार्निंग को हल्के में मत लेना, कभी नहीं। बिजली चमकती है, फ्लैश। अब चलना चाहिए। मैं वापस रियल वर्ल्ड में हूँ। किम यंग हून मेरे सामने खड़ा है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में हुआ था। एंडर? वो? फेट रिवील करना मना? सब ठीक हो? तुम थोड़े पेल लग रहे हो। हाँ, बस थोड़ा ओवर एग्जर्ट कर लिया ची बिल्डिंग के वक्त। मैं आसपास देखता हूँ और जुबान से टिस्क करता हूँ। लगता है हम घिर चुके हैं। सच में, सेंगजी के अलग-अलग क्लैन्स के डजन्स ची बिल्डिंग कल्टीवेटर्स शैटर्ड हेवन पीक को घेर चुके हैं, सब फ्लाइंग आर्टिफैक्ट्स पर खड़े, मैजिक ट्रेजर्स हाथ में। तुम कौन हो जो सेंगजी क्लैन्स के सेक्रेड ग्राउंड पर कब्जा कर रहे हो? सच बताओ वरना बुरा होगा। एक बूढ़ा ची बिल्डिंग कल्टीवेटर उंगली उठाकर चिल्लाता है। मैं आगे बढ़कर झुकता हूँ। नमस्कार, मैं एक नया ची बिल्डिंग कल्टीवेटर हूँ। जो अभी फिनोमिनन हुआ वो मेरी स्पेशल कल्टीवेशन मेथड की वजह से था। अनजाने में मुझे लगा ये गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट का इलाका है। मैं ग्रेट माउंटेन छोड़ दूंगा। हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट के मैसेकर के बाद और 200 साल बाद होने वाली जंग के साइंस के बीच तुम जैसे लूज कल्टीवेटर्स बहुत सस्पिशियस लगते हैं। हम तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। साय। मैं किम यंग हून की तरफ देखता हूँ। शांति से बात करना चाहता था पर लगता है नहीं होगा। हाँ, कोर फॉर्मेशन कोई नहीं लग रहा। बस वार्म अप समझ लो। तुम्हें बियॉन्ड द पाथ टू हेवन की आदत भी डालनी है। अगला पल किम यंग हून अपनी सेबर पकड़ लेता है। हाँ, सारे ची बिल्डिंग कल्टीवेटर्स कांप उठते हैं। अगर उन्होंने 7 स्टार रिचुअल किया होता तो उन्होंने महसूस कर लिया होता, एक बड़ा अपशगुन। किम यंग हून की कॉन्शियसनेस सुनहरी हो जाती है। उसके आसपास गैंग स्फीयर्स उभर आते हैं। मेरी कॉन्शियसनेस तलवार का रूप ले लेती है। मेरे इर्द गिर्द 9 गैंग स्फीयर्स घूमने लगते हैं।
ये लोग कोई अजीब काला जादू कर रहे हैं। क्लैन लीडर, कहीं ये कोर फॉर्मेशन सीनियर्स तो नहीं? बकवास, सब लोग मैजिक आर्टिफैक्ट्स निकालो। अगला ही पल किम यंग हून की गोल्डन कॉन्शियसनेस उसकी सेबर में मिल जाती है। मेरी फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस धुंध बनकर फैलती है, फिर सॉलिड हो जाती है। हम पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हमारी इंटेंट एक दूसरे से मिलती है। बियॉन्ड द पाथ टू हेवन, बियॉन्ड द पाथ टू हेवन, सरपासिंग रेडिएंट सेबर, फॉर्मलेस स्वॉर्ड। और हम दोनों घिरे हुए ची बिल्डिंग कल्टीवेटर्स पर एक साथ वार कर देते हैं।